अनंत काल की गूंज, समय से परे एक प्यार। ये उपन्यास टी सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तावना: दिल के दायरे में जहां प्यार की कोई सीमा नहीं होती और समय का कोई प्रभाव नहीं होता, वहां एक गहन कहानी मौजूद है जो हमारे नश्वर अस्तित्व की सीमाओं को पार कर जाती है। अनंत काल की गूंज, समय से परे एक प्यार, हमारे प्रेमियों के आपस में जुड़े जीवन के माध्यम से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा है। एक प्रेम कहानी जो जीवन और मृत्यु की बाधाओं को चुनौती देती है। इस पुस्तक के पन्नों के भीतर आप मानवीय भावना और उस अटूट बंधन की मार्मिक और भयावह खोज शुरू करेंगे जो सबसे दुर्गम बाधाओं का भी सामना कर सकते हैं। गहरे प्रेम, असीमित शक्ति और जीवित और दिवंगत लोगों के बीच संबंध जोड़ने वाली आत्मा की असाधारण शक्ति की कहानी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमारा परिचय उससे होता है। वह एक युवा महिला है जो एकल मां के रूप में जीवन की जटिलताओं से जूझ रही है। उसकी दुनिया तब बिखर जाती है जब उसके प्यारे पति सौरभ का दुखद अंत हो जाता है, जिससे उसे अपने बेटे मृणाल को अकेले पालने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी असुरक्षा और निराशा में उसे एक नया रास्ता बनाने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है, जो उसे अपने डर का सामना करने और अपने टूटे हुए अस्तित्व को फिर से बनाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन वो नहीं जानती कि सौरभ की आत्मा नश्वरता के पर्दे के पास से उससे संवाद करने और उस तक पहुंचने के लिए बेताब रहती है। अकथनीय घटनाओं और असाधारण घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उसे पता चलता है कि सौरभ की उपस्थिति न केवल वास्तविक है बल्कि उसके अंधेरे क्षणों में आराम और मार्गदर्शन का स्रोत भी है। उसके द्वारा भेजे गए संकेत और संदेश जीवन रेखा बन जाते हैं जो उसे बांधे रखती है, उसे अपने डर का सामना करने और उस प्यार को गले लगाने की ताकत देती है जो समय की सीमाओं से परे है। इन पन्नों में आप मानवीय आत्मा के लचीलेपन, गहरे घाव को भी भरने की प्रेम की शक्ति और समय के विशाल विस्तार में दो आत्माओं को एकजुट करने वाले अटूट बंधन को देखेंगे। एक ऐसी कहानी से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी कल्पना को प्रज्वलित कर देगी, आपके दिलों को झकझोर देगी और आपको वास्तविकता के ताने बाने पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। भाग 1, अंतिम सवारी। जैसे ही हम अपनी शाम की सवारी पर निकले, सूरज ने उतरना शुरू कर दिया और क्षितिज पर सुनहरा रंग बिखरने लगा। हवा मेरे बालों के माध्यम से फुसफुसाती हुई, जैसे मेरे कानों में कुछ कहती हुई पीछे छूटती जा रही थी। मेरे साथी साथी सौरभ ने हमारी भरोसेमंद मोटरसाइकिल के इंजन की गति बढ़ाई, जिससे मेरे अंदर रोमांच पैदा हो गया। जैसे ही हम राजमार्ग पर आगे बढ़े, हमारे चारों ओर की दुनिया धुंधले रंगों की धारियों में बदल गई। इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट मेरे दिल की धड़कन से मेल खाती थी। मेरी धड़कनों और इंजन की आवाज में जैसे एक सामंजस्य सा कायम होता जा रहा था। खुली सड़क इशारा कर रही थी, आजादी और रोमांच का वादा कर रही थी। प्रत्येक गुजरते मील के साथ हमारे दैनिक जीवन की चिंताएं और जिम्मेदारियां दूर होती जा रही थी। ये सिर्फ हम दोनों थे जो गति के प्रति साझा प्रेम और सड़क की अदम्य भावना से एकजुट थे। दुनिया परिदृश्यों और क्षणभंगुर क्षणों का एक क्षणभंगुर धुंधलापन बन गई, मानो समय ने ही एक अंतहीन यात्रा की हमारी इच्छा को स्वीकार कर लिया हो। हमारी भागदौड़ के रोमांच में खोया हुआ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब सौरभ ने बाइक को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। मैं आगे आने वाले जोखिमों को जानकर उत्साह और सावधानी का मिश्रण महसूस किए बिना नहीं रह सकता। अंदर ही अंदर मैं रोमांच के लिए तरस रहे थे, फिर भी चिंता की एक फुसफुसाहट
मेरे दिमाग में आवाज कर रही थी। हवा के तेज झोंकों से गिरे उस आनंददायक क्षण में मैंने खुद को सौरभ से धीमे चलने की विनती करते हुए पाया। हमारे साझा क्षणों को सुरक्षित रखने और संजोने की इच्छा ने मुझे अभिभूत कर दिया और मैंने उसे बुलाया और उसे इस अप्रत्याशित यात्रा पर आने वाले खतरों की याद दिलाई। नहीं सौरभ, इस राजमार्ग पर कोई डिवाइडर भी नहीं है और आजकल लोग पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं, कृपया धीरे चला। मैंने विनती की। मैं हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित तो हो रही पर साथ ही साथ उत्तेजित भी थी, क्योंकि मुझे सौरभ पर पूरा भरोसा था। मेरे शब्दों की हल्की गूंज इंजन की आवाज के साथ जुड़कर हवा में फैल गई। सौरभ ने मेरी ओर देखा। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान नाच रही थी। उसने प्यार और शरारत से भरी आंखों से मुझे आश्वस्त किया। चलो प्रिय, कुछ मजा करने दो, उसने उत्तर दिया। उसके शब्दों में साहस का संकेत और विद्रोह का स्पर्श था। उस पल में उत्साह की इच्छा और सावधानी की आवश्यकता के बीच मैं सवारी के आकर्षण के सामने आत्मसमर्पण करने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं स्पीडोमीटर पर नजर चुराते हुए आगे की ओर झुकी, जो गर्व से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की लुभावनी गति को प्रदर्शित कर रहा। मातृत्व की जिम्मेदारियां मुझ पर थी, लेकिन एक क्षणभंगुर क्षण के लिए मैंने खुद को उस रोमांच का आनंद लेने की अनुमति दी, जो मृणाल के हमारे जीवन में आने से पहले हमें परिभाषित करता था। मृणाल के आने से पहले मैं और सौरभ खूब मस्ती किया करते थे और उन्मुक्त हवा के झोंकों की तरह इधर उधर उड़ते रहते थे, बिल्कुल स्वतंत्र और दुनिया से पूरी तरह से अनभिज्ञ। मेरे और सौरभ के बीच बैठा मृणाल भी उस गति का पूरा आनंद ले रहा था। मैं बार बार सौरभ से धीरे चलाने को कह रही थी, पर मृणाल को तो उस गति में रोमांच महसूस हो रहा था और वो नहीं चाहता था कि सौरभ मोटरसाइकिल की गति कम करे। ओह डैडी, कृपया गति धीमी न करें, हम इस दौर में लाल कार को जीतने नहीं दे सकते। आगे बढ़े, गति बढ़ाए, याहू। और तेज दृढ़ संकल्प के साथ सौरभ ने मोटरसाइकिल की गति बढ़ा दी और लाल कार से आगे निकलने के लिए दाहिनी लेन में चला गया। हालांकि जैसे ही वह हमारी लेन में वापस आने के लिए तैयार हुआ, अचानक विपरीत दिशा से एक बाइक आ गई, जिससे हम सावधान हो गए। सौरभ, सामने देखो, ध्यान से। अनंत काल की गूंज, समय से परे एक प्यार, भागो, तेज और तेज। स्मृतियों की एक झलक में मैंने पाया कि मैं उस समय में वापस चली गई जब लापरवाही थी और युवा खून हमारी रगों में प्रवाहित हुआ करता था। मुझे अतीत के वो दिन याद आ गए और मैं एक बार फिर से अतीत की उस दुनिया में खो गई। और तेज सौरभ, और तेज, मैंने आग्रह किया था। मेरी आवाज में जवानी का जोश और प्रेम की नई नई उमंग दोनों ही थे। हमेशा तर्क की आवाज रहे सौरभ ने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में मनोरंजन और सावधानी दोनों झलक रही थी। रुको भैया, मैं फेरारी कार नहीं चला रहा, सौरभ ने जवाब दिया। उसका लहजा हमारी गति की सीमाओं की याद दिला रहा था। इसके अलावा ये सड़कें बहुत ऊबड़ खाबड़ है। सौरभ ने हमारे नीचे के इलाके की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कहा। फिर भी उन दिनों में सड़क में रुकावटें केवल छोटी मोटी असुविधाएं थी। हमारे साझा साहसिक कार्यों की उत्साहवर्धक विशाल नदी में मात्र लहरें थी। हम जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त थे और दुनिया की चिंताओं से मुक्त होकर अपनी इच्छाओं का पीछा करने की आजादी को पूरी तरह से आत्मसात कर चुके थे। वे दिन थे जब समय अंतहीन लगता था और हमारी आत्माएं युवा उत्साह के पंखों पर उड़ती थी। प्रत्येक सवारी सांसारिकता से बचने और असाधारण की खोज करने का एक अवसर था। हमने अपने बालों के बीच से गुजरती हुई हवा की अनुभूति का आनंद लिया, अवरोधों को दूर किया और उस रोमांच को स्वीकार किया जो सीमाओं को पार करने के साथ आया था। लेकिन समय बीत चुका था और इसके साथ नई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी आ गई।
एक समय हम जो लापरवाह दंपति थे वे अब स्नेही माता पिता में बदल गए थे, जो जीवन की नाजुकता और सुरक्षा के महत्व को समझते थे। वे सड़कें जो कभी हमें दौड़ के लिए आमंत्रित करती थी अब एक अलग तरह की चुनौती खड़ी कर रही थी, जिसमें सावधानी और विवेक की आवश्यकता होती। फिर भी हमारे दिलों की गहराई में उस पुरानी भावना की एक झलक बाकी थी। एक बार फिर रोमांच का स्वाद चखने की इच्छा, भले ही एक क्षण भंगुर क्षण के लिए। और इसलिए उस दिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ और सड़क हमारे सामने फैल गई, हमने खुद को रोमांच की लालसा और हमें बांधने वाली जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ पाया। ये वो संक्षिप्त क्षण था जो हमारे अतीत की गूंज और वर्तमान की वास्तविकताओं के बीच लटका हुआ था। और तभी मैंने सौरभ से मोटरसाइकिल धीरे चलाने का आग्रह किया था। जब मैं सुरक्षा और स्वतंत्रता के निर्विवाद आकर्षण के बीच संतुलन से जूझ रही थी, तो पुरानी यादों का सिलसिला और बीत चुकी चिंताओं की जैसे एक बाढ़ से ही मेरे दिमाग में आ रही थी। हमें नहीं पता था कि भाग्य के पास कुछ और योजनाएं थी जो हमारी यात्रा में हस्तक्षेप करने और हमें जीवन की नाजुकता की याद दिलाने के लिए तैयार थी। जैसे ही मेरे शब्दों की गूंज हवा में गूंज रही थी, हम घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ का सामना करने वाले थे। एक क्षण भर में लिया गया निर्णय जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अतीत की उस शाम को अपने अपने परिवारों और गांव से दूर भागते हुए पकड़े जाने और टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने के भय से अभिभूत होकर मैंने आग्रह किया था, कृपया अपनी गति बनाए रखें, पकड़े जाने से बचें, तेजी से चले, अन्यथा वो हमें पकड़ लेंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लोग हम दोनों को पकड़कर मार लेंगे। सौरभ, मैंने तुमसे कहा था कि भागना बुरा विचार था। सौरभ की आवाज अफसोस और चिंता के मिश्रण से कांप रही थी। अब पूरा गांव हमारा पीछा कर रहा है। सौरभ ने मोटरसाइकिल की गति बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें मेरे सामने घर से भागने का प्रस्ताव रखने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था, मैंने जवाब दिया था। मेरे शब्दों में हताशा और उदासी का स्पर्श था। मैंने तुमको हमारे माता पिता की असहमति के बारे में सूचित किया था, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। सौरभ की आवाज में रखा, उसके शब्दों से निराशा का संकेत छलक रहा था। ठीक है, बहुत हो गया। उन्होंने हवा में व्याप्त तनाव को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर हम उस रेलवे क्रॉसिंग से आगे निकल सके तो ट्रेन क्रॉस होने तक पीछा कर रहे गांव वाले कम से कम 20 मिनट तक फंसे रहे। तब हम आजाद पक्षी होंगे और बहुत दूर जा चुके। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि मुझ में घबराहट बढ़ गई। क्या तुम पागल हो? मैं पहले से ही ट्रेन को आते हुए देख सकती हूँ। ट्रेन बहुत नजदीक आ गई, अभी फाटक पार मत करो, ये बहुत खतरनाक है, मैंने कहा। मेरी आवाज चिंता और सावधानी के मिश्रण से कांप रही थी। अगर हमें 1 सेकंड की भी देर हो गई तो हमारा हनीमून स्वर्ग में होगा। सौरभ ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ मेरी चिंताओं को लापरवाह संकल्प के साथ खारिज कर दिया। चिंता मत करो, तुम चाहती थी कि मैं तेज गाड़ी चलाऊं, है ना? तो लो अब मुझे कसकर पकड़ लो और जमकर पीछे बैठ लो, उसने घोषणा की। उसकी आवाज अवज्ञा और उबलते हुए खून के गुबार से उत्पन्न उत्तेजना से भरी हुई थी। जैसे ही हमारे आसपास की दुनिया धुंधली हो गई, मेरी आंखें भय और प्रत्याशा दोनों से चौड़ी हुई। जैसे जैसे हम आसन्न खतरे की ओर दौड़ रहे थे, समय धीमा होता जा रहा था। हर सेकंड अनंत काल तक खिंचता जा रहा था। ध्यान रहे, टायरों की तेज आवाज और आने वाली ट्रेन की गड़गड़ाहट के बीच मेरी चीखें दब गई। सब कुछ जैसे खो गया, शांत हो गया। अनंत काल की गूंज, समय से परे प्यार, भागती पलायन, चौंक कर मैं अपने सपने की गहराइयों से जाग उठी। मेरा शरीर पसीने की चमक से भर गया था। उस मनहूस दिन की ज्वलंत यादें मेरे दिमाग में छा गई और वो वापस विस्मृति के गर्त में जाने से इनकार कर रही थी। ये वो दिन था जब सामाजिक अपेक्षाओं और निराशाजनक निगाहों की बाधाओं से बंधे हुए मैं और सौरभ अपने गांव से हताश होकर भाग निकले थे।
पूरा गांव ही हमारे प्रेम और हमारी शादी के निर्णय के खिलाफ था। बस इसीलिए हम दोनों ने वही आखिरी विकल्प चुना था। प्रेम से भरे दिल और परंपरा से मुक्त जीवन की लालसा से प्रेरित स्वतंत्रता के लिए वह खतरनाक प्रयास मेरी आत्मा में गहराई से अंकित हो गया था। विपत्ति से बाल बाल बचने का दृश्य मेरी चेतना में छाया। अगर सौरभ एक सेकंड भी धीमा तो हमारा रास्ता आने वाली ट्रेन की क्रूर ताकत से टकरा जाता। पर ट्रेन आने से पहले ही हमने फाटक पार कर लिया था और फिर तुरंत ही फाटक बंद हो गया था और हमारा पीछा कर रहे गांव वाले बंद फाटक के उस पार पीछे छूट गए थे और तब तक हम दूर निकल गए थे। परिणाम अकल्पनीय थे, जोखिम असंभव रूप से नीचे थे। फिर भी उस हताश क्षण में ये हमारी मुक्ति का एकमात्र मौका जैसा लग रहा। जोखिम मेरी बात, खतरे प्रत्यक्ष, लेकिन हमारी परिस्थितियों की दम घोटू पकड़ने हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। हम आशा के सबसे पतले धागे से जुड़े अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार थे। ये एक विश्वासघाती जुआ था जिसमें हमारी हर प्रिय चीज को चकनाचूर करने की क्षमता थी। अब अपनी वर्तमान वास्तविकता के अभ्यारण्य में मैं हमारे कार्यों की लापरवाही पर विचार किया और सोचा कि हमने बहुत नादानी से भरा कदम उठाया था। उस दिन का बोझ अभी भी मेरी अंतरात्मा पर भारी है। ये प्यार के जो साहस की आज्ञा था, इसकी रक्षा के लिए हम किस हद तक जा सकते और अपनी खुशी को सुरक्षित रखने के लिए हम कितना बलिदान दे सकते। धीरे से मैं अपनी बाईं ओर जहां मृणाल गहरी नींद में सो रहा था, उसका मासूम चेहरा शांतिपूर्ण था और वह शायद किसी मीठे सपने में खोया हुआ। एक कोमल स्पर्श के साथ मैंने उसके मुलायम बालों में अपना हाथ फिराया। ये इशारा प्यार और गर्मजोशी से भरा हुआ था। नीचे झुकते हुए मैंने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन लिया, जो हमारे बीच बहने वाले गहरे स्नेह की एक मूक अभिव्यक्ति थी। हालांकि वह स्वयं, उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी, मानो उसके सपनों को वही प्यार छू गया हो जो जागने के क्षणों में उसे घेर लेता था। मैं अक्सर ये देखकर हैरान होती थी कि बच्चे नींद में भी मुस्कुराते थे और शायद यही तो बचपन का एक बहुमूल्य उपहार होता है। और फिर बचपन में दुनियादारी की कोई चिंता भी तो नहीं होती है। लेकिन फिर मेरी नजर मेरे दाहिनी और खाली जगह पर गई, जहां मेरा प्रिय सौरभ एक समय में मेरे बगल में सोया करता। मेरे ऊपर दुख की लहर दौड़ गई, जिससे आंसू बहने लगे और मेरे गालों से नीचे लुढ़कने लगे। उनकी उपस्थिति मेरे दिल में एक निरंतर दर्द थी, एक खालीपन जो कभी नहीं भरा जा सकता। वो बिस्तर जो कभी हमारे साझा सपनों और फुसफुसाए वादों का अभ्यारण्य था, अब खालीपन से गूंज रहा था। आंसू खुलकर गिरे। प्रत्येक बूंद मेरे द्वारा सौरभ के लिए रखे गए स्थायी प्रेम का प्रमाण था। हमारे साथ बिताए समय की यादें, हंसी, साझा आशाएं और वो बंधन जो कभी अटूट लगता था, मेरे मन में छा गया। ये एक ऐसा प्यार था जिसने बाधाओं को चुनौती दी थी, लेकिन भाग्य ने हमारे साथ क्रूर व्यवहार किया और उसने बहुत जल्द मुझसे छीन लिया था। उस क्षण के एकांत में मैं एक बार फिर उसका स्पर्श महसूस कर, उसकी आवाज सुनी और उसके आलिंगन में समा जाने की इच्छा करने लगी। लेकिन मेरे पास जो कुछ बचा था वो मेरी आत्मा में गहराई तक बसी हुई यादें और एक ऐसा दर्द था जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला था। जैसे ही मैंने आंसू पोंछे, मुझे उस प्यार से ताकत मिली जो अभी भी मेरे भीतर चमक रहा था। हो सकता है सौरभ की मौजूदगी ने भौतिक दायरे को छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी आत्मा मेरे साथ जुड़कर काम कर रही है। और अपने दुख की गहराई में मैंने हमारे द्वारा साझा किए गए प्यार को संजोकर और हमारे द्वारा एक साथ बनाए गए जीवन के माध्यम से बनाए गए बंधन को पोषित करके उनकी स्मृति का सम्मान करने का संकल्प लिया। भारी मन से मैंने एक मौन प्रार्थना की, ये आशा करते हुए कि सौरभ जहां भी वह किसी तरह मेरे प्यार की गहराई और हमें बांधने वाले
शाश्वत संबंध को महसूस कर सके। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने उन यादगार पलों में सांत्वना पाई जो हमने साझा की। जो समय हमने बिताया उसके लिए आभारी थी और उम्मीद थी कि एक दिन हम आंसू और लालसा से भरे एक दायरे में फिर मिलेंगे, शायद किसी और ही दुनिया में। अनंत काल की गूंज, समय से परे एक प्यार, भागचा, नुकसान, बेचैन और नींद में सांत्वना पाने में असमर्थ मेरा दिमाग एक अनवरत भंवर में बदल गया, जो मुझे उस भयावह क्षण में वापस खींच रहा था। वो दुर्घटना जिसने हमेशा के लिए हमारे जीवन की दिशा बदल दी। भारी मन से मैंने यादनों को अपनी चेतना पर हावी होने दिया और खुद को उस भावनात्मक तूफान के लिए तैयार किया जो आने वाला था। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक सामान्य दिन था, बाकियों से अलग नहीं। हम आशा और उत्साह से भरी यात्रा पर निकले थे। सौरभ और मैं अपने प्यार और साझा सपनों से बंधे हुए आगे आने वाली त्रासदी से अनजान उस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा पर निकल पड़े थे और मस्ती में मोटरसाइकिल पर आगे बढ़े जा रहे थे। विवरण मेरे दिमाग में एक भुतहा फिल्म की तरह घूमता था। प्रत्येक फ्रेम मेरे मानस में गहराई से उतरता था। टायरों की आवाज, रोशनियों की चकाचौंध चमक, हवा में घूमता बहरा कर देने वाला चीख का प्रभाव, सब कुछ मेरी याददाश्त पर अमिट निशान के रूप में अंकित हो गया। जैसे ही अराजकता सामने समय रुक गया, हमें भय और अविश्वास की दम घुटू ढूंढने के लिए मेरे चारों ओर की दुनिया एक अवास्तविक झांकी बन गई, विकृत और खंडित, मानव वास्तविकता लाखों टुकड़ों में बिखर गई। मलबे और अराजकता के बीच में मेरा दिल अत्यधिक तीव्र गति से धड़कने लगा। कांपते हाथों से मैं जीवन रेखा के लिए प्रार्थना करते हुए सौरभ के पास पहुंची। एक संकेत की वह मलबे से सुरक्षित निकल आया, लेकिन जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आया वह एक दिल दहला देने वाली झांकी थी, जो हमेशा के लिए मेरी आत्मा में अंकित थी। एक शांति, एक खालीपन जिसने मेरे अस्तित्व को निगल दिया। नुकसान का बोझ मुझ पर हावी, जिससे सामान्य स्थिति की किसी भी झलक का दम घुटने का खतरा पैदा हो गया। दर्द शारीरिक और भावनात्मक दोनों थे, जो मेरे अस्तित्व के हर अंग को छू रहा था। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा एक हिस्सा टूट गया हो और अपने पीछे ऐसा खालीपन छोड़ गया हो जिसे कोई भी समय बीतने के साथ ठीक नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने उस कष्टदायक क्षण का विवरण अपने दिमाग में दोहराया, अपराध बोध ने मेरी अंतरात्मा को कचोट दिया। प्रश्न और न जाने क्या क्या मेरे मन के गलियारों में गूंज रहे थे और अपनी निरंतर दृढ़ता से मुझे पीड़ा दे रहे थे। क्या मैं कुछ अलग कर सकती थी? क्या मैं इस त्रासदी को रोक सकती थी? लेकिन अपने आत्मचिंतन की गहराई में मैं जानती थी कि अतीत पर ध्यान देने से वो वापस नहीं आएगा। इसके बजाय मैंने उन यादगार यादों में सांत्वना मांगी जो हमने बनाई थी, उस प्यार में जिसने हमारे द्वारा साझा किए गए हर पल के माध्यम से अपने धागे बुने थे। सौरभ की आत्मा मेरे भीतर जीवित रही, सबसे अंधेरे क्षणों में मेरा मार्गदर्शन करती रही, मुझे आगे बढ़ने की ताकत खोजने के लिए प्रेरित करती रही। और इसी भारी मन से मैंने उद्देश्य और लचीलेपन से भरा जीवन जीकर उनकी स्मृति का सम्मान करने का संकल्प किया। आंसू और दर्द के बीच मैंने अपनी आत्मा को जीवित रखा, दर्द के बीच खुशी के क्षण खोजने और समय और नश्वरता की सीमाओं को पार करने वाले प्यार को संजोने की कसम खाई। रात के शांत सन्नाटे में जब मैं उन यादों से जूझ रही थी तो मुझे घेरने की धमकी दे रही थी। मैंने चुपचाप प्रार्थना की, ये आशा करते हुए कि सौरभ जहां कहीं भी किसी तरह मेरे प्यार की गहराई को समझ सके और इस ज्ञान में सांत्वना पा सके। वो सदैव मेरे हृदय के कैनवस पर अंकित रहेगा। और इसके साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद कर उन सपनों के आलिंगन में
शरण लेने की तलाश में, जो सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं से परे पुनर्मिलन का वादा करते थे। मेरी आत्मा पर अपराध बोझ का बोझ दब गया, क्योंकि मैं उन भयावह घटनाओं के बारे में सोच रही थी जो मेरे दिमाग को परेशान कर रही थी। काश सौरभ ने लाल कार से आगे निकलने की कोशिश ना की होती, काश हमने अलग रास्ता अपनाया तो शायद वह अभी भी मेरे पास जीवित होता। इस स्ट्रेचर पर ले जाए जा रहे उनके बेजान शरीर की छवि मेरी चेतना में घर कर गई, जो हमारी पसंद के अपरिवर्तनीय परिणामों की एक दर्दनाक याद दिलाती। जैसे ही मैंने उस दर्दनाक क्षण के बिखरे पल याद किए, मेरी यादें धुंधली और खंडित हुई, जो दुर्घटना की अव्यवस्था और अराजकता को प्रतिबिंबित करती थी। मेरी खुद की चोटों ने मेरी दृष्टि पर धुंध डाल दी थी, जिससे मेरे आसपास की दुनिया का विवरण अस्पष्ट हो गया था। मैंने मृणाल का नाम लेने के लिए जोर लगाया, मलबे के बीच उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेताब था, लेकिन मेरे होठों ने मुझे धोखा दिया। शब्द बनाने में असमर्थ थे और मैं मलबे में कहीं पड़े अपने बेटे मृणाल को आवाज नहीं दे सकी। मैं बदहवास होकर मृणाल की उपस्थिति के किसी चिन्ह की तलाश में, उससे होने वाले नुकसान के विचार मात्र से मैं अंदर तक भय से गई। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पा पाती, मेरी चेतना गायब और मुझे बेहोशी की गहराइयों में खींच गई। मुझे उस भारी दर्द और भ्रम से मुक्ति मिली जिसने मुझे घेर लिया था। बेहोशी के शरीर में समय मायावी हो गया, क्षणों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया। दुर्घटना के बाद जो घटनाएं सामने आई, वे एक अस्पष्ट धुंध में विलीन हो गई, जिससे मुझे खंडित यादें और अनुत्तरित प्रश्न मिले। लेकिन नुकसान की गहरी भावना और उसके साथ होने वाला अनवरत दर्द लगातार बना रहा, जो मुझ पर थोपे गए अपरिवर्तनीय परिवर्तन की लगातार याद दिलाता रहा। जैसे ही मैं इन दर्दनाक घटनाओं को याद करता हूँ, मेरे भीतर भावनाओं का सैलाब आना पड़ता है। अपराध बोध, दुख और एक अदम्य लालसा। सौरभ के जाने से मेरी जिंदगी में जो कमी आई थी, उसकी तुलना में मेरी चोटों का बोझ कम था। सौरभ की अनुपस्थिति की गूंज खाली स्थानों में गूंजती थी, जो हमारे द्वारा साझा किए गए प्यार और उन सपनों की याद दिलाती थी जिन्हें हमने गले लगाने का साहस किया। आज भी स्मृतियों की धुंध के माध्यम से मैं आशा के नाजुक धागों को पकड़ती हूँ अपने दिल में। मैं इस विश्वास पर कायम हूँ कि हमारा बंधन भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को पार कर गया हो सकता है, पर मुझे यकीन है कि सौरभ की आत्मा हमारे ऊपर नजर रखती थी, हमें अंधेरे में मार्गदर्शन करती थी। और यद्यपि आगे का रास्ता कठिन और त्रासदी के निशानों से भरा हो सकता था, मैंने इसे शक्ति, लचीलेपन और उस स्थायी प्रेम के साथ पार करने का संकल्प लिया जो मुझे बनाए रखता था। मेरी चेतना अस्पताल के कमरे की बांझ दीवारों के भीतर अस्तित्व में वापस आ गई। मेरी इंद्रियां शारीरिक पीड़ा के शोर से घिर गई। मेरे हाथों में सुनता था, मानो वो मेरे शरीर से अलग हो गया। दिल की हर धड़कन से मेरी खोपड़ी में दर्द की लहरें गूंजने लगी, मानो हथौड़ों की एक टोली ने लगातार मेरे सिर में कीलें ठोक दी। असहायता का बोझ मुझ पर हावी हो गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर अनंतरदायी थे, जिससे मुझे चलने फिरने की आजादी नहीं मिल रही थी। धुंध के बीच जिसने मेरी दृष्टि को ढक दिया था, मैं अपने परिवेश को समझने के लिए तनावग्रस्त हो गई। अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए मैं बगल के बिस्तर पर लेटी हुई आकृति को पहचानने में कामयाब हुई। वो मृणाल था, मेरा प्यारा बच्चा। उसका सिर पट्टी से बना हुआ था, जो उसे लगी चोट का गवाह था। मेरा दिल चकनाचूर हो गया जब मैंने देखा कि उसका बायां हाथ दुर्घटना के क्रूर चंगुल से छीन लिया गया। दुख से अभिभूत होकर रोने और विलाप करने की गहरी इच्छा ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन मेरी आवाज में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक मूक दर्शक अपनी निराशा की गहराइयों को व्यक्त करने में असमर्थ। मैं बदहवास होकर अस्पताल के कमरे को छानती और सौरभ की मौजूदगी का कोई संकेत तलाशती।
लेकिन वह मायावी रहा। उसकी अनुपस्थिति एक दर्दनाक क्षण थी जो मेरे भीतर घूमती थी। ये जानने के लिए वह सुरक्षित था, उसे ढूंढने की आवश्यकता तीव्र हो गई, लेकिन भ्रम की दुनिया ने मुझे अस्पताल की बांझ सीमा के भीतर उसका पता लगाने से रोक दिया। मेरी चोटों का भार और अज्ञात की पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो गई और मैं एक बार फिर बेहोशी के दायरे में पहुंच गई। मेरी चेतना खुद को वर्तमान की पीड़ा से बचाने के लिए पीछे हट गई। समय एक धुंधली अवधारणा बन गया, मेरी निराशा की गहराइयों में खो गया। मेरे अस्पताल में रहने की अवधि और मेरे घर वापस आने की अवधि मेरी समझ से दूर। इस टूटे हुए एहसास के साथ कि मेरी ताकत का स्तंभ सौरभ अब मेरे साथ नहीं था। सौरभ की अनुपस्थिति के भार ने मेरी आत्मा को कुचल दिया, मुझे एक शाश्वत अंधकार में ढकेल दिया जहां दिन रात में बदल गए, समय की सीमाएं धुंधली हो गई, जीवन दुख की एक नीरस स्वर लहरी बन गया, हर पल अवर्णनीय भारीपन से भरा हुआ। अपने घर की दीवारों के भीतर पीछे हटते हुए मैंने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया, एकांत में सांत्वना की तलाश में। बाहरी क्षेत्र में कोई शरण नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था जिसके पास मैं सांत्वना या समझ के लिए जा सकता। सौरभ की हानि ने मुझे भटका दिया, उन संबंधों से विच्छेद कर दिया जो कभी मुझे जीवन की जीवंत डोर से बांध देती थी। उस दिन से 5 साल हो गए जब हम सामाजिक बाधाओं से मुक्त जीवन की तलाश में अपने गांव से भागे थे। न्याय और निंदा के उस स्थान पर लौटने की कल्पना भी मेरे मन में नहीं। ग्रामीण अपने क्रोध और अस्वीकृति को बरकरार रखते हुए प्रतिशोध की अपनी खोज को कभी बंद नहीं करेंगे। वे यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि सौरभ और मुझे उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने की कीमत चुकानी पड़े, और इसलिए मृत्यु के भय का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सच तो यह है कि मौत का आलिंगन लगभग आमंत्रण देने वाला लग रहा था। ये उस कांटेदार अस्तित्व से एक राहत थी जो मेरी वास्तविकता बन गई थी। फिर भी इस सुनेपन के बीच आशा की एक किरण बची, एक धागा जिसने मुझे इस दुनिया से जोड़ा था। मेरा प्यारा अमन, उसकी उपस्थिति, उसकी कोमल मुस्कान और अटूट प्रेम ने मेरी थकी हुई आत्मा में उद्देश्य की सांस, वो मेरे जीवित रहने का कारण बन गया। वो प्रकाश जिसने मेरे अस्तित्व की सबसे अंधेरी गहराइयों को भेज दिया। अपनी शक्ति के साथ मैंने मृणाल की रक्षा और पालन पोषण करने की कसम खाई, उसे उन छायाओं से बचाने की जो हम दोनों को घेरने की धमकी दे रही थी। भले जीवन ने अपनी चमक खो दी, मैं उसकी खातिर उस बंधन के लिए सब कुछ सहती थी जो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। मृणाल की मासूम आंखों में मुझे सांत्वना और आगे बढ़ने का लचीलापन मिला, हमारे सामने आने वाले विश्वासघाती रास्ते पर चलने का साहस मिला, और इसलिए मैं दिन ब दिन कोमलता और खुशी के उन अनमोल क्षणों से जुड़ी रही जो मृणाल ने मुझे उपहार में दी थी। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए उनके प्रति मेरा प्यार अटूट तीव्रता के साथ जलता रहा, जिससे हमारे चारों ओर मौजूद कांटों के बीच प्यार और सुरक्षा का अभयारण्य बनाने के मेरे संकल्प को बल मिला। बिना बाप के बच्चे की मां होने की वास्तविकता मुझ पर भारी पड़ गई, जिससे मेरे दिल पर अनिश्चितता और आशंका की छाया पड़ गई। अपने पूरे जीवन में मैं अपने पिता की उपस्थिति या मेरे पक्ष में सौरभ की प्रेमपूर्ण सुरक्षा पर निर्भर रही थी। अब मैं एक कठिन यात्रा के मुहाने पर खड़ी थी, उन कहानियों और संघर्षों से अवगत थी जिनका सामना पितृसत्तात्मक मानदंडों के प्रभुत्व वाली दुनिया में युवा विधवाओं को अक्सर करना पड़ता है। जब मैंने किसी साथी की ढाल के बिना इस दुनिया में यात्रा करने की संभावना पर विचार किया तो डर ने मुझे घेर लिया। मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर बिना सुरक्षा कवच के अंडे की तरह
उन कठोर वास्तविकताओं और निर्णयों के संकट में जो मेरा इंतजार कर रहे थे। युवा विधवाओं की छवि, उनके चेहरे पर अंकित उनके संघर्ष मेरे विचारों को परेशान करता। मुझे आश्चर्य होता था क्या मुझमें सामाजिक अपेक्षाओं के द्वार के खिलाफ आगे बढ़ने की ताकत थी। ऐसे समाज में जो अक्सर महिलाओं के मूल्य और क्षमताओं को कम महत्व देकर था, आगे का रास्ता बाधाओं से भरा हुआ लगता था। मनाल की भलाई की जिम्मेदारी का भार पूरी तरह से मेरे कंधों पर था और यह ज्ञान कि मुझे साथी के सुरक्षा जाल के बिना दुनिया का सामना करना पड़ेगा, मेरी घबराहट बढ़ गई। जिस आराम और सुरक्षा के बारे में मैं कभी जानती थी वह अब दूर की आ गई। उसकी जगह असुरक्षा की भावना ले ली थी जो मेरे अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त हो गई थी। फिर भी मेरे डर और संदेह के बीच मेरे भीतर लचीलेपन की एक चिंगारी जल उठी। अपने बच्चे की रक्षा करने और उसका भरण पोषण करने, मेरे सामने आने वाली बाधाओं का मुकाबला करने का दृढ़ संकल्प मेरे अंदर की गहराइयों से झलक रहा था। मैंने समाज की सीमाओं को, मेरे मूल्य को परिभाषित करने या मेरे मार्ग को निर्देशित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि आगे की यात्रा कठिन होगी। मैंने अपनी कमजोरी में ताकत खोजने, बाधाओं का मुकाबला करने और इस दुनिया में एक जगह बनाने का संकल्प लिया जहां मेरी आवाज सुनी जाएगी। बिना छिलके वाले नाजुक और खुले अंडे की छवि मेरी आंखों के सामने बदल गई। ये लचीलेपन सामाजिक अपेक्षाओं के दायरे से बाहर निकलने और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरने की क्षमता का प्रतीक बन गया। उस अंडे के अंदर के नाजुक प्राणी की तरह मैं अपनी ताकत का पोषण करूंगी और उसकी जमकर रक्षा करूंगी, जिससे उसे विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़ने और पनपने का मौका मिलेगा। मुझे शायद डर और अनिश्चितता महसूस हुई, लेकिन मैंने उन्हें मुझे परिभाषित करने देने से इनकार कर दिया। हर कदम आगे बढ़ाते हुए मैं रूढ़ियों को चुनौती दी, बाधाओं को तोड़ूंगी और साबित कर दूंगी कि एक अकेली माँ का प्यार और दृढ़ संकल्प ही सराहनीय ताकत है। असुरक्षा की गहराई में मैंने लचीलेपन का एक स्रोत खोजा और यह मुझे एकल मातृत्व के अज्ञात मार्ग के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि मैंने अपने अनमोल बच्चे का पालन पोषण किया और उसके भीतर की शक्ति को अपनाया। काल की गूंज, समय से परे एक प्यार, भाग 5, अलौकिक। जब मृणाल टॉम एंड जेरी की हरकतों में खोया हुआ बैठा था तो मैंने खुद को अपने विचारों की भूल भुलैया में खोया हुआ पाया। उस अलौकिक मोड़ से अनजान जो सामने आने वाला था। अचानक टीवी डिस्प्ले एक अलग चैनल पर स्थानांतरित हो गया, जिससे मैं अपनी सोच से बाहर आ गया। सहज रूप से मैं रिमोट तक पहुंच गई और तेजी से कार्यक्रम को टॉम एंड जेरी की परिचित दुनिया में लौटा। फिर भी मुझे आश्चर्य हुआ, चैनल एक बार फिर बदल गया। इस बार उस फिल्म के लिए जिसका मेरे दिल में गहरा महत्व था, टाइटैनिक की शाश्वत कहानी, पहली फिल्म जो मैंने और सौरभ ने एक विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ देखी। जब मैंने टेलीविजन पर पुनः नियंत्रण पाने का प्रयास किया तो मेरे मन में भ्रांति की स्थिति जागी, लेकिन मेरे प्रयास व्यर्थ थे। चैनल बदलने की मेरी बार बार कोशिशों के बावजूद लगातार पल मेरी इच्छा की अवहेलना करता दिख रहा था। जब टीवी हठपूर्वक टाइटैनिक के दृश्यों को प्रसारित करने में लगा रहा तो मुझे अपने अंदर बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई, मानो दबी हुई यादों और भावनाओं को बाहर निकालना चाह रहा। घोर विश्वास के क्षण में मैंने इस अप्रत्याशित घटना को दबाने की उम्मीद में टेलीविजन बंद करने का सहारा लिया। मैंने कई कोशिशें की थी, लेकिन टाइटैनिक वाली चैनल को बदलने में असफल रही। शायद रिमोट ही काम नहीं कर रहा था। आखिर मैंने टेलीविजन बंद कर दिया, पर फिर भी अलौकिक शक्ति की क्रिया जारी।
टेलीविजन अचानक एक बार फिर चालू हो गया, मानो किसी अदृश्य हाथ से निर्देशित, और टाइटैनिक के साउंड ट्रैक के भयावह नोट्स ने कमरे को भर दिया। मैं काम उठा, मेरा दिल भय और आश्चर्य के मिश्रण से धड़क रहा था जब मैंने देखा कि मेरे हाथ में रिमोट अपने आप उठ रहा था। वो हवा में मंड रहा था। एक रहस्यमय शक्ति उसे मेरी पकड़ से दूर खींच गई थी। मैं नियंत्रण हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ फिर से पहुंचा, लेकिन प्रत्येक प्रयास को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक अदृश्य इकाई मेरी समझ से परे एक संदेश देने की कोशिश कर रही। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरी आंखों के सामने ज्ञात और अज्ञात के बीच का पर्दा हिल गया। मुझे इस अवास्तविक मुठभेड़, अतीत और वर्तमान के विलय, एक पोषित स्मृति के वर्णक्रमीय संबंध के महत्व को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हवा में लटका हुआ रिमोट दृढ़ता से टेलीविजन की ओर इशारा कर रहा था, मानो मुझसे और उसके भीतर छुपे रहस्यों को उजागर करने का आग्रह कर रहा हो। मेरे भीतर डर और जिज्ञासा घुल मिल गई, लेकिन एक अदम्य संकल्प मजबूत हो गया। मैं अपने आप को अकथनीय चीजों से दूर जाने की अनुमति नहीं दूंगी। कांपते हाथों और दृढ़ भावना के साथ मैं रिमोट को पुनः प्राप्त करने की ताकत जुटाते हुए अज्ञात क्षेत्र से आने वाले रहस्य का सामना करने के लिए एक बार फिर पहुंचा। भय से भरकर अपनी और नव की रक्षा करने की सहज आवश्यकता से मैं जल्दी से शयन कक्ष के गर्भगृह में पीछे आती और उसे अपने बाहों में कसकर पकड़ लिया। मृणाल की मासूम आवाज ने उथल पुथल को तोड़ दिया जब उसने हमारे अचानक स्थानांतरण पर सवाल उठाया और कार्टून की मनोरम दुनिया में लौटने की इच्छा व्यक्त की। कांपती आवाज के साथ मैं उसे आश्वस्त करने में कामयाब रही। उसे धीरे से नींद के दायरे में ले गई, जबकि मेरे भीतर जो तूफान चल रहा था उसे छिपाते हुए। टीवी चैनल बदलने की निरंतर छवियां, गुरुत्वाकर्षण को दूर करने वाली दूरदर्शिता और हमारे घर पर आक्रमण करने वाली भयानक उपस्थिति मेरे दिमाग को परेशान करती रही, मुझे राहत देने से इनकार कर रही थी। जब मैं भावनाओं की भारी अव्यवस्था, वास्तविकता और अपनी चेतना की गहराई में अस्पष्ट धुंधलेपन के बीच की रेखा से जूझ रही थी, तो नींद मुझसे दूर थी। हर बार जब मेरी आंखें बंद होती थी तो बेचैन कर देने वाला दृश्य निरंतर दृढ़ता के साथ दोहराया जाता था, जिससे मेरा नाजुक संकल्प उजागर हो जाता था। जब मैं लगातार उन विचारों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी जो मेरे विवेक को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, तो चिंता और घबराहट मेरे अंदर घूमने लगी। रात बढ़ती गई, अंधेरा मेरे थके हुए कंधों पर दमनकारी बोझ डाल रहा था। समय बीतता गया, मेरे विचारों के निरंतर उथल पुथल से चिन्हित, जब तक कि थकावट ने अंततः मेरे दौड़ते दिमाग पर जीत हासिल नहीं कर। थकान की गहराई में मेरी चेतना ने अपनी पकड़ छोड़ दी और नींद ने मुझे अपने दयालु आलिंगन में ले लिया। उसके बाद आने वाले सपने बिखरे हुए और खंडित थे, भय और भ्रम के धागों से बुनी हुई एक दृश्यावली। रात मेरे नियंत्रण से परे एक ऐसे दायरे में खुल गई जहां अलौकिक मुठभेड़ों की गूंज मेरी टूटी हुई वास्तविकता के टुकड़ों के साथ फैल गई। जैसे ही सुबह हुई मैं उठी, मेरा शरीर थका और मेरा दिमाग अभी भी रात की उथल पुथल में डूबा हुआ था। पिछली रात की घटनाएं मेरे शयन कक्ष की दीवारों के बाहर से आ रहे नए दिन पर छाया डाल रही थी। फिर भी एक दृढ़ भावना के साथ मैं आगे आने वाले रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हूं, उन अप्रत्याशित घटनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जिन्होंने हमारे जीवन की शांति को नष्ट कर दिया था। मैं इस रहस्य का पता लगाने को संकल्पित थी कि रात को टेलीविजन का रिमोट हवा में कैसे उड़ने लगा था, और बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं टाइटैनिक वाली चैनल को बदल क्यों नहीं सकती। अनंत काल की गूंज, समय से परे एक प्यार। भाग 6। खूबसूरत दिन। मैं अपने शयन कक्ष के एकांत में बैठी हुई थी कि अचानक ही यादें मूसलाधार बारिश की तरह मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। मेरे प्रियतम सौरभ की छवि मेरे सामने साकार हो गई। उसकी उपस्थिति
मेरे विचारों में स्पष्ट रूप से अंकित हो गई। एक यादगार पल के टुकड़े फिर से उभर आए। मेरे दिमाग में एक खट्टी मीठी सी धुन की तरह गूंजने लगे। कृपया कृपया आइए, एक तस्वीर खींच ले, मैंने विनती की। मेरी आवाज में चाहत बारिश की बूंदों के साथ घुल मिल गई जो हमारे चारों ओर नाच रही थी। उसकी प्रतिक्रिया एक सौम्य इनकार के साथ है। अपने प्रिय कैमरे के लिए चिंता और बारिश के कारण इसकी प्राचीन स्थिति को खतरा था। स्नेह के साथ निराशा मिश्रित होकर मेरे चेहरे पर एक उदासी छा गई और मैंने खेल खेल में उसकी प्राथमिकता पर सवाल उठाया। क्या मैं तुम्हारा प्यार नहीं? मैं फुसफुसाई। मेरे शब्दों के बीच में एक चिढ़ाने वाला स्वर था। जब उसने जवाब दिया तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी जो कैमरे के प्रति उसके लगाव पर जोर दे रही थी। पहले प्यार की उसकी जुबानी स्वीकारोक्ति जिसने मेरे भीतर मनोरंजन और आराधना दोनों को जगाया। एक चंचल पीछा शुरू हुआ। हमारी हंसी हमारे कदमों की लय के साथ तालमेल बिठा रही थी। जैसे ही हम परिदृश्य से गुजरे वो अचानक घूम गया, अपनी दिशा उलट दी। उसका कैमरा ऊपर की ओर था। कुशल परिशुद्धता के साथ उसने हमारी चंचल खोज के सार को पकड़ते हुए मेरी दिशा में लेंस का लक्ष्य रखा। उसके इरादे को समझते हुए मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और कैमरे के लेंस की ओर एक सन की मुक्का मारने के लिए तैयार हो। सेकंड निलंबित एनिमेशन में लटके हुए थे। प्रत्याशा शरारत के साथ मिल रही थी। एक झटके में शटर ने क्लिक किया। हमारी साझा हंसी के उस क्षण भंगुर क्षण को हमेशा के लिए सील कर दिया। हमारे बंधन के सार को समाहित कर दिया। समय का एक स्नैपशॉट न केवल छवि को कैप्चर करता है बल्कि उस अनकहे प्यार, विश्वास और संबंध को भी कैप्चर करता है जो हमारी आत्माओं को बांधता है। उसके चंचल हाव भाव और उस तस्वीर की पेशकश ने जिसकी मैं लालसा कर रही थी मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। उस एक क्लिक में सौरभ ने मुझे एक यादगार स्मृति उपहार में दी जो उस जीवंत प्रेम का प्रमाण था जिसने हमारे जीवन को रंग दिया था। जैसे मैं अपने शयन कक्ष में बैठी उस अपूरणीय क्षण को याद कर रही थी, मेरे भीतर एक खट्टी मीठी पीड़ा घर कर गई। मेरे दिमाग में सौरभ का चेहरा घूमता रहा। उसकी अनुपस्थिति वर्तमान पर छाया डाल रही थी। फिर भी वो तस्वीर जो हमारे बीच साझा किए गए प्यार की एक ठोस याद थी ने सौरभ की स्मृति को सांत्वना और कोमल आलिंगन प्रदान किया। अपने हाथों में नाजुक ढंग से पकड़ी गई तस्वीर को देखते हुए मैंने खुद को उसके फ्रेम के भीतर कैद जमी हुई झांकी में खींचा हुआ पाया। छवि ने एक दृश्य प्रदर्शित किया जो मेरे अस्तित्व में आने वाली भावनाओं की जटिलता को दर्शाता था। मेरी भौहें सिकुड़ गई। मेरे विचारों की तीव्रता मेरे चेहरे पर उभर आई जबकि मेरी पलकें आधी झुकी हुई थी जो मेरे चिंतन की गहराई की एक झलक थी। मेरे मुंह के एक कोने एक शरारती मुस्कान में बदल गए जो उस चंचल भावना का प्रमाण था जिसने हमारे साथ बिताए पलों को जीवंत बना दिया। मेरी तरफ मजबूती से स्थित मेरी दाहिनी मुट्ठी लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में वो खड़ी थी जो एक पल की सूचना पर दुनिया की रक्षा करने या चुनौती देने के लिए तैयार थी। फिर भी जैसे ही मेरी आंखों ने तस्वीर की आकृति का पता लगाया वे एक अकेली बारिश की बूंद पर टिक गई जिसने मेरी बाईं आंख के ठीक नीचे अपनी जगह बना ली थी। इसकी उपस्थिति ने एक दिव्य सहयोग का संकेत दिया। बारिश के साथ आंसुओं का एक कोमल दुलार, एक क्षण भंगुर क्षण जिसे हमेशा के लिए कैद कर लिया गया। अस्थायी रूप से मैंने एक उंगली बढ़ाई और बूंद को छुआ और अपनी त्वचा पर उसकी ठंडक महसूस की। उस सौम्य संबंध में सच्चाई मेरे सामने प्रकट हो गई। यह महज बारिश की बूंद नहीं थी बल्कि एक आंसू था जो मेरी आत्मा की गहराई से बह निकला था। मेरे अस्तित्व में एक कपकपी दौड़ गई, उन भावनाओं की एक मार्मिक पहचान जो उस पल में मुझ पर हावी हो गई थी और हमेशा के लिए एक तस्वीर में कैद हो गई थी। कोमलता के साथ मैंने आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, फोटो पर टिकी स्थिर आंख से भी और मेरे भौतिक रूप को सुशोभित करने वाली जीवित सांस लेती आंख से भी। यह एक प्रतीकात्मक इशारा था, कैद की गई स्मृति और अब मैं
जिस वास्तविकता में बसी थी उसके बीच की खाई को पाटने का एक प्रयास था। उस आत्मनिरीक्षण कार्य में एक गहरा एहसास मुझ पर हावी हो गया। खुशी और हंसी के समय बहाया गया आंसू जीवन की कड़वी प्रकृति का एक प्रमाण था। एक अनुस्मारक की खुशी के बीच भी दुख की गूंज हमारे दिलों में अपना रास्ता बना सकती है। तस्वीर में और मेरे अपने अस्तित्व में आंसू हमारी भावनाओं के अंतर संबंध का प्रतीक बन गया। वो याद दिलाता था कि जीवन की यात्रा में खुशी और दर्द अविभाज्य साथी हैं। जैसे ही मैंने तस्वीर नीचे की, उसके किनारे मेरी उंगलियों से टकरा रहे, मेरे भीतर स्वीकृति की भावना घर कर गई। छवि में सौरभ की शरारती भावना का सार और मेरे अपने लचीलेपन की गूंज दोनों समाहित थी। इसकी उपस्थिति में मुझे जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए सांत्वना, एक नया दृढ़ संकल्प मिला। खुले दिल से इसके सुख और दुख दोनों को स्वीकार किया। फोटो एल्बम को धीरे से बंद करके मैंने उसे धीरे से सोफे पर रख दिया, मानो उसके पन्नों में यादों को सुरक्षित रखना चाहती थी। भावनाओं के ज्वार से अभिभूत होकर मैं अपने हाथों को अपने चेहरे पर ले आई और अपने आप को अपने दुख के बोझ से बचा लिया। मेरा शरीर आगे की ओर झुक गया। मुझे घुटनों पर टिकी अपनी कोहनियों के सहारे आराम मिल रहा था। आंसू अनियंत्रित और अनवरत मेरे गालों पर बह रहे थे। उनका प्रवाह एक लंबे बांध के निकलने जैसा था। मेरे आंसुओं की धार के बीच एक हल्की सी गूंज मेरे कानों तक पहुंची कि मेरा प्रिय पुत्र मृणाल था, जो मुझे अपने शयन कक्ष के गर्भगृह से बुला रहा था। चौंक कर मैंने जल्दी से अपनी साड़ी के कोने से अपने आंसू साफ किए और अपनी पीड़ा के सभी सबूत मिटा दिए। भारी मन से मैं उसकी बेचैन नींद को शांत करने के लिए उत्सुक होकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। मंद रोशनी वाले कमरे में प्रवेश करते हुए मैंने मृणाल को शांति से सपनों के आगोश में लिपटे हुए देखा। मेरे होठों पर एक कोमल मुस्कान तैर गई, उस अनमोल प्यार की एक सौम्य याद जिसने मुझे अपनी भावनाओं के तूफान के बीच सहारा दिया। शायद, मैंने सोचा, उसकी पुकार मेरी लालसा की हवाओं में एक फुसफुसाहट थी, मेरी थकी हुई कल्पना का एकमात्र अनुमान। उसके शांतिपूर्ण विश्राम के प्रति आश्वस्त होकर मैं पीछे हट गई और अपने कदम लिविंग रूम की ओर बढ़ा दिए। शांति ने मुझे घेर लिया। ये उस अकेलेपन की गहरी याद दिलाता था जो मेरा निरंतर साथी बन गया था। प्रत्येक अस्थायी कदम के साथ मेरा दुख मेरे अस्तित्व से चिपक गया, एक अमूर्त लबादा जिसे मैंने अनुग्रह और लचीलेपन के साथ धारण किया। लिविंग रूम में एकांत में मैंने खुद को कुछ पल की राहत दी। मेरे दुख का बोझ मेरे कंधों पर पड़ता रहा, लेकिन मेरी सांसों की लय स्थिर होने लगी। इन शांत क्षणों में मेरे दर्द की गूंज के बीच मुझे स्मृति के टुकड़ों और बचे हुए स्थायी प्रेम में सांत्वना मिली। वे आंसू जो कभी परित्याग के साथ बह निकले थे, अब शांत हो गए थे और अपने पीछे शांति और दृढ़ संकल्प की भावना छोड़ गए। मैं जानती थी कि आगे की यात्रा कठिन होगी, जिसमें भावनाओं का उतार चढ़ाव होगा, लेकिन मैं डटी रही। मेरे अस्तित्व की गहराई में मैं उस अदम्य भावना को लेकर चल रही थी जिसने मुझे अतीत से जोड़ा और भविष्य की ओर जाने का मार्ग रोशन किया। अचानक ही मेरा ध्यान मेज पर रखे हुए फोटो एल्बम की तरह आकर्षित हुआ, जिसमें हमारे अतीत की बहुत से सुंदर और सुखद स्मृतियां सुरक्षित। कुछ देर तक मैं उन अतीत के चित्रों को देखती रही। एक नए संकल्प के साथ मैंने अतीत का सम्मान करने, वर्तमान को अपनाने और मृणाल के प्रति अटूट प्रेम के साथ आगे बढ़ने की मौन प्रतिज्ञा की, जो प्रकाश की किरण थी जिसने मुझे मेरे दुख की छाया के बीच सहारा दिया। उस असाधारण क्षण के दौरान वातावरण में एक भय व्याप्त हो गया, मानो कोई अलौकिक सत्ता अवतरित हो गई है। लिविंग रूम में प्रवेश करते ही मेरे कदम लड़खड़ा गए। मेरी आंखें अविश्वास और घबराहट से चौड़ी हो गई। मेरे सामने फोटो एल्बम, जिसे कभी सावधानी से सोफे पर रखा गया था, अब गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दे रहा था। हवा में लटका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उस फोटो एल्बम के पन्ने एक एक करके पलट रहा था। जब मैं स्तब्ध खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया था। मेरा शरीर भय और आकर्षण के मिश्रण से कांप रहा था। पन्नों के लयबद्ध नृत्य ने मानो किसी अनदेखे हाथ द्वारा
निर्देशित होकर मुझे अपने जादू में कैद कर लिया। मेरा मुंह खुला रह गया, मेरे होठों पर एक खामोश सांस रुक गई, जबकि मेरा दिल मेरी छाती के भीतर बहुत तेज तेज धड़क रहा था। एक जंगली लय मेरे विचारों की अराजकता को प्रतिध्वनित कर रही थी। मेरा रोम रोम अकथनीय को समझने के लिए तनावग्रस्त हो गया। इस अलौकिक प्रदर्शन से मेरी समझ की सीमाएं टूट गई। मुझे अपनी रगों में ऊर्जा की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। मेरी सांसें बेचैनी की स्वर लहरियों में तेज हो गई। एड्रेनलाइन मेरे शरीर में प्रवाहित हुआ, मेरी इंद्रियों को तेज कर दिया और मुझे अकथनीय के सामने बेदम कर दिया। एक ठोस प्रयास के साथ मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, यह महसूस करते हुए कि मैं विस्मय के क्षण में अपनी सांस रोक रही थी। मैंने जोर से निगल लिया। हवा का एक ऐसा झोंका खींचा जिसने मेरे फेफड़ों को आशंका और जिज्ञासा के मिश्रण से भर दिया। भारी और प्रत्याशा से भरी हवा मेरे चारों ओर घूम रही थी और मैं अपनी आंखों के सामने प्रकट हो रहे अकथनीय प्रदर्शन को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि वो फोटो एल्बम तब भी हवा में तैर रहा था और उसके पन्ने पलट रहे थे। डर एक निर्विवाद जिज्ञासा के साथ मिलकर मेरी रगों में दौड़ गया। मैं झिझक रही थी, अज्ञात से भागने की इच्छा और मेरे सामने आने वाले रहस्यों को जानने की लालसा के बीच फंसी हुई थी। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, मेरी अंतरात्मा की गहराई में एक फुसफुसाती आवाज ने मुझे आगे बढ़ने, पहेली का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित किया। जितना साहस मैं जुटा सकती थी, जुटाते हुए मैंने एक अस्थायी कदम आगे बढ़ाया। मेरे पैरों को ऐसा लग रहा था मानो वे घबराहट में फंस गए हो। प्रत्येक गतिविधि को मापा गया, जानबूझकर किया गया। जैसे ही मैं निलंबित एल्बम के करीब आई, मेरी आंखें मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन पर टिक गई। खेल में अथाह ताकतों ने तर्क संगत व्याख्या को खारिज कर दिया, जिससे मुझे अलौकिक के ज्ञात और अज्ञात क्षेत्रों के बीच की खाई में झूलते हुए छोड़ दिया गया। उस निलंबित क्षण में जैसे जैसे पन्नों ने अपना अलौकिक नृत्य जारी रखा, मैंने खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर दिया। ये एक दहलीज थी जिसे मैं पार करने वाली थी, असाधारण का एक द्वार, जहां वास्तविकता और अलौकिक के धागे जटिल पैटर्न में एक साथ बुने जाते थे। एक दृढ़ भावना के साथ मैंने अकथनीय का सामना करने के लिए, मेरे सामने मौजूद रहस्य को गले लगाने के लिए और उन रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार किया जो अज्ञात की अथाह गहराइयों में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैंने सुरक्षा की तलाश में कमरे के चारों ओर अपनी निगाहें डाली, मेरी रगों में दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ गई। मेरी नजर एक नाजुक फूलदान पर पड़ी। उसका पतला रूप नाजुक सुंदरता से भरा हुआ था। कांपते हाथों से मैंने इसे कसकर पकड़ लिया, ताकत के स्रोत के रूप में इसकी नाजुक कृपा के प्रतिवादक को चित्रित किया। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने झिझकते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। फूलदान पर मेरी पकड़ हर गुजरते पल के साथ मजबूत होती जा रही थी। मेरे रोम रोम में घबराहट और संकल्प का मिश्रण गुजरा था। जैसे ही मैं सोफे के करीब पहुंची, मेरी निगाह हवा में लटक रही एल्बम की तरफ गई, जो अब फर्श पर गिरा हुआ अवशेष था। फूलदान मेरे हाथों में एक जादुई हथियार ने मेरी आत्मा को बल दिया। मुझ में एक नया साहस भर गया। हालांकि मुझे पता था कि इसकी नाजुकता ने इसे अज्ञात के खिलाफ एक अप्रभावी ढाल बना दिया था। इसकी उपस्थिति ने मुझे अवज्ञा का प्रतीक प्रदान किया। जो कुछ भी मेरे सामने था, उसका मुकाबला करने की मेरी इच्छा का प्रतीक। प्रत्येक कदम आगे जानबूझकर मापा गया था, क्योंकि मैंने अपने और गिरे हुए एल्बम के बीच की दूरी को कम कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि कमरे की सांसें थम गई थी। ये शांति एल्बम के फर्श से टकराने की आवाज को बढ़ा रही थी, जो शांत हवा में गूंज रही थी। ये एक ऐसी ध्वनि थी जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया, मुझे अलौकिक के साथ मेरी एकांत लड़ाई से झकझोर दिया। उस क्षण मेरा दिल राहत और चिंता के मिश्रण से भर गया, क्योंकि उस आवाज ने मृणाल को उसकी शांतिपूर्ण निद्रा से जगा दिया था। सामने आने वाली अकथनीय घटनाओं से बाधित हुई उसकी मासूम नींद के विचार ने मुझे अपराध बोध से भर दिया। अपनी गति तेज करने हुए मैं मृणाल के पास गई, उसे सांत्वना देने के लिए, उसे आश्वस्त करने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैं उसके कमरे में दाखिल हुई,
मैंने मृणाल को हलचल करते हुए पाया। उसकी आंखें सपनों के अवशेषों से भारी थी। कोमल स्पर्श से मैंने उसके बिखरे हुए बालों को साफ किया और उसके कान में सुखदायक शब्द फुसफुसाए। मेरे कोमल स्पर्श से उसका छोटा शरीर शिथिल हो गया। उसकी परेशान नींद ने एक बार फिर शांति का मार्ग प्रशस्त किया। उस पल में मैंने उन रहस्यमय ताकतों से बचाने की कसम खाई जिन्होंने हमारे अस्तित्व को नुकसान पहुंचाया था। हमारे जीवन पर अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ उसका संरक्षक बनने की कसम खाई थी। हालांकि प्रश्न अभी भी लंबित थे, रहस्य अनसुलझे थे। मैं जानती थी कि एक मां के रूप में मेरा कर्तव्य उत्तर की आवश्यकता से कहीं अधिक था। मृणाल को नींद की आगोश में रखते हुए मैं वापस लिविंग रूम की ओर मुड़ी। मेरे चेहरे पर अनिश्चितता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। गिरा हुआ एल्बम फर्श पर पड़ा था। उसके पन्ने अब स्थिर थे, मानो उसने अपना रहस्यमय नृत्य समाप्त कर दिया। एक स्थिर संकल्प के साथ मैं एल्बम के पास पहुंची। उसे लेने के लिए नीचे झुकी। मेरे हाथों में वो एल्बम अचानक ही भारी सा लगने लगा, जैसे कि उसमें जीवन आ गया हो। जैसे ही मैंने एल्बम को एक बार फिर पकड़ा, उसके पन्ने अब गतिहीन और मौन थे। मुझे समझ आया कि जो उत्तर मैं खोज रही थी वह इसकी फीकी तस्वीरों में नहीं मिलेंगे। जैसे ही हमारे घर में अंधेरा छा गया, टिमटिमाती रोशनी पूरे कमरे में भयानक छाया डाल रही थी। मुझे लगा कि मेरे भीतर सुरक्षात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही थी। मृणाल की आवाज भ्रम और भय के मिश्रण से भरी हुई घर की शांति में गूंज उठी। उस पल में जैसे ही तूफानी बारिश खिड़कियों से टकराई, एक गगनभेदी गड़गड़ाहट ने चुप्पी को तोड़ दिया, जिससे हम पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास की दुनिया गायब हो गई थी। केवल हमारे दौड़ते दिलों की आवाज शून्य में गूंज रही थी। मम्मी, बेचैनी से भरी हुई मृणाल की आवाज कांप रही थी और वह मेरे आलिंगन की सुरक्षा के भीतर आराम और दिशा तलाश रही थी। फूलदान अभी भी मेरे हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। मैं घुटनों के बल बैठ गई। मेरा दूसरा हाथ फूलदान को पकड़ने के लिए बढ़ा। दृष्टि के अभाव में हमारे बीच का संबंध हमारी जीवन रेखा बन गई। मृणाल, मेरी आवाज सुनो, मैंने फुसफुसाया। मेरे शब्दों में दृढ़ संकल्प और आश्वासन का मिश्रण था। हमें शांत रहना चाहिए। कदम दर कदम हम एक साथ इस अंधेरे से निपटेंगे। धीरे धीरे हम अपने घर के उस अंधेरे में डूबे हुए अज्ञात इलाके को पार करने लगे। हमारी हरकतें धीमी और सोच समझकर की गई थी। जैसे ही हम परिचित स्थानों के माध्यम से अपना रास्ता महसूस कर रहे थे, हमारे हाथ आपस में जुड़ गए। हमारे कदमों की आवाजें लकड़ी के फर्श पर जैसे उस अंधेरे में गूंज रही थी। बाहर का दृश्य बहुत ही भयावह लग रहा था, क्योंकि रह रहकर बिजली चमक रही थी। प्रत्येक कदम के साथ मेरा मन हाथ में मौजूद कार्य पर केंद्रित रहा। व्यापक अंधेरे के बीच प्रकाश का स्रोत ढूंढना। हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े। उन परछाइयों को दूर करने के लिए आशा की एक झलक की तलाश थी, जो हमें निकलने की धमकी दे रही थी। जैसे जैसे हम अपने घर की भूलभुलैया पार कर रहे थे, बारिश ने बाहर लगातार अपना हमला जारी रखा, एक अशुभ संगीत की तरह खिड़कियों से टकराते हुए। तूफान की तीव्रता उस उथल पुथल को प्रतिबिंबित करती रही थी जिसने हमें घेर लिया था, जिससे हमारी असुरक्षा और तात्कालिकता की भावना बढ़ गई थी। आखिर मेरे हाथ एक छोटी सी वस्तु से टकराए, माचिस की एक डिब्बी। जब मैं माचिस टटोल रही थी, मेरी उंगलियां कांप रही थी, पर मेरे भीतर आशा की एक चिंगारी जल उठी। राहत की भावना के साथ माचिस जलाई गई। उसकी छोटी लौ ने एक गर्म चमक पैदा की, जिसने अंधेरे को चीरते हुए हमारे आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। उस हल्की रोशनी में मैंने मृणाल के चेहरे की एक झलक देखी। उसकी आंखें आश्चर्य और घबराहट के मिश्रण से चौड़ी थी। दीवारों पर झिलमिलाती रोशनी की नाचती हुई छाया के साथ मैं उसकी मासूम निगाहों में अपना प्रतिबिंब भी देख रही थी। सावधानी से मैं मृणाल को पास की मेज पर ले गई, जहां एक अकेली मोमबत्ती धैर्यपूर्वक खड़ी थी। अंधेरे को दूर करने की प्रतीक्षा कर गई। जब मैं माचिस की लौ को बाती की ओर लाई तो मैंने महसूस किया
कि उस समय कमरे में कुछ अजीब सा था। हल्की सांस के साथ लौ बढ़ती गई, जिससे एक हल्की चमक पैदा हुई, जिससे शांति और सांत्वना का एहसास हुआ। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाती हुई हमारे अभ्यारण्य को रोशन करती हुई हमारे घर में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर तूफान ने अपनी लय जारी रखी, लेकिन इन चार दीवारों के भीतर शांति की एक झलक कायम थी। उस पल में मुझे उस ताकत और लचीलेपन का एहसास हुआ जिसने हमें अंधेरे से बाहर निकाला, वो अटूट बंधन जिसने एक माँ और उसके बच्चे को एकजुट किया। जब मृणाल मेरे साथ था, उसका मुझ पर भरोसा अटूट था, तो हमें मोमबत्ती की हल्की चमक के आलिंगन में सांत्वना मिली। परछाइयां पीछे हट गई, उसकी जगह एक कोमल रोशनी ने ले ली, जिसने एक बार फिर हमारे घर में जान फूंक दी। रात के उस नाजुक क्षण में मुझे पता था कि चाहे हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े या अंधेरा हमें घेरने की धमकी दे, हमारा प्यार और अटूट दृढ़ संकल्प हमारा मार्गदर्शन करेगा। मैंने अपने बेटे को अपने सीने से लगा रखा था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन वो भयभीत नहीं था, क्योंकि वो माँ की सुरक्षा में था। अनंत काल की गूंज, समय से परे एक प्यार, भाग 7। आवाज और उपस्थिति। सतर्क कदमों से मैंने मृणाल के मंद रोशनी वाले कमरे में घुमाया। उसके हाथ पर मेरी पकड़ मजबूत और अटूट थी। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे में समायोजित हो गई, जिससे मुझे परिचित स्थान पर इधर उधर चलने में सुविधा महसूस होने लगी। जैसे ही हम सोफे के पास से आ रहे थे, एक धीमी आवाज में चुप्पी तोड़ी और धीरे से मेरा नाम पुकारा। मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह एक ऐसी आवाज थी जिसने मेरे भीतर पहचान की भावना जगा दी। ये मेरे बेटे मृणाल की आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज थी जिसमें एक भयावह अपनापन था। घबराहट और जिज्ञासा के मिश्रण से मजबूर होकर मैं आगे बढ़ा। मेरे कान कमरे में गूंजने वाला अलौकिक फुसफुसाहट के साथ जुड़ गए। एक बार फिर मेरा नाम पुकारा गया और मुझे महसूस हुआ कि मेरा नाम धीमे धीमे उस कम प्रकाश वाले कमरे में गूंजने लगा था। पहली के टुकड़े अपनी जगह पर और मैंने उस आवाज को पहचान लिया जो मेरे कानों तक पहुंची। ये मेरे प्यारे पति सौरभ की आवाज थी, जो इस दुनिया से जा चुके थे। जैसे मैंने ध्वनि के स्रोत की ओर अपनी दृष्टि घुमाई, तो मुझ पर भावना को ज्वार उमड़ पड़ा। उसी क्षण भंगुर क्षण में आकाश में बिजली की चमक बिखेरी, जिससे सोफे पर एक संक्षिप्त तेज चमक आ गई। यह उस क्षणिक प्रतिभा में ही था कि मैंने सौरभ के रूप की एक झलक देखी, जो उसी स्थान पर बैठा था जहां हमारे साझा इतिहास में अनगिनत यादें निकली थी। मेरे होठों से एक चीख निकली, जो सदमे और खुशी और दुख के अवर्णनीय मिश्रण के बीच फंसी। बिजली की चमक क्षण भंगुर होते हुए मेरे मन में सौरभ की छवि बना गई। सौरभ की उपस्थिति हालांकि अमूर्त थी, मेरे भीतर भावनाओं का बवंडर पैदा कर गई। लालसा, चाहत और जुड़ाव की गहरी भावना जो भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गई। उस गहन मुठभेड़ के मद्देनजर समय रुका हुआ लग रहा था और बाहर तूफान चल रहा था। हमारे घर की सीमा के भीतर होने वाले असाधारण पुनर्मिलन से बेखबर हमारी आंखें बंद हो गई। हम एक ऐसी भाषा व्यक्त कर रहे थे जो शब्दों से भी आगे थी। दुख का बोझ जो मैंने इतने लंबे समय तक झेला था, वो प्यार और राहत की जबरदस्त लहर के साथ मिल गया, जो मेरी रगों में बह रहा था। घबराहट की स्थिति में मैंने फूलदान पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे वह फर्श पर बिखर गया। मेरी रगों में एड्रेनालाइन की लहर दौड़ने लगी। मैंने तेजी से मृणाल को अपनी बाहों में ले लिया और कमरे के कोने में सांत्वना की तलाश में बेताब हो गई।
घुटने टेकते हुए मेरा कांपता हुआ शरीर दीवार से सटा हुआ था। मैंने अपने बेटे को अपने पास रखा, उसे हमारे सामने आने वाली किसी भी अकथनीय घटना से बचाया। अनिच्छा से चिंता मुझे आगे बढ़ा रही। मैंने अपना ध्यान सोफे की ओर किया। मेरा दिल मेरी छाती के भीतर बहुत तेज तेज धड़क रहा था। भय प्रत्याशा के साथ मिश्रित हो गया था। मैं अनिश्चित थी कि मुझे अब किस चीज या किस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य और भय हुआ जब बिजली की रुक रुक कर आ रही चमक ने एक बार फिर कमरे को रोशन कर दिया और सोफे पर अपनी अलौकिक चमक दिखाई और वहां उस पर बैठा हुआ सौरभ था। एक भयावह प्रेत या उसकी आत्मा, हमारी समझ से परे दाएं से एक भूत। मेरे गले से एक चीख निकली जो कमरे में घुल गई, लेकिन बाहर तेज तूफान के कारण वो आवाज दब गई। मृणाल की आंखें चौड़ी हो गई और मेरे दिल पर छाए डर को प्रतिबिंबित करने लगी। क्या उसने वही काल्पनिक दृश्य देखा था जो मैंने देखा था? मैंने पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके चेहरे पर छाया डर बिना शब्दों के सच्चाई बता रहा था। भय और अविश्वास से अभिभूत होकर मैंने मृणाल को पूरी शिद्दत से पकड़ लिया। उसे उस अकथनीय उपस्थिति से बचाने की कोशिश की जो हमारे घर को परेशान कर रही थी। उसे सांत्वना देने की एक कमजोर कोशिश में मैंने कांपते होठों के माध्यम से आश्वासन दिया। मैं उसके साथ साथ खुद को भी ये समझाने की सख्त कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, सेकंड अनंत काल में खिंचते गए और उस गहरे अंधेरे में मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर उस दर्दनाक मुठभेड़ से राहत पाने के लिए उत्सुकता से समय रुका हुआ लग रहा था, जैसे कि घंटों को क्षणों में बदल गया। जब तक कि अत्यधिक थकावट ने अंततः हमें जकड़ नहीं लिया, हमें भय और घबराहट से पैदा हुई एक असहाय नींद में खींच लिया। उस बेचैन नींद में बुरे सपने और जादुई मुठभेड़ की गूंज से परेशान होकर मैंने मृणाल को और भी करीब रखा। मेरा शरीर उसके शरीर के साथ जुड़ गया। हमारे दिल एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना तलाश करते हैं, क्योंकि उस नाजुक आलिंगन में अनिश्चितता और उथल पुथल के बीच मैंने अपने बेटे को उन भयावह भूतों से बचाने और ढालने की कसम खाई थी जो हमारे नाजुक अस्तित्व को खतरे में डाल रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमारे घर में कभी होने वाली भयानक असाधारण घटनाओं ने एक अजीब परिचितता का रूप ले लिया। डर पैदा करने के बजाय उन्होंने मेरे भीतर जुड़ाव की भावना पैदा करना शुरू कर दिया। उस उपस्थिति की एक खट्टी मीठी याद जो अनदेखी बनी हुई थी। सबसे पहले हमारे रहने की जगह को एक वर्णक्रमीय इकाई के साथ साझा करने की धारणा ने मुझे परेशान कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं इन अलौकिक मुठभेड़ों की सूक्ष्मताओं में गहराई से उतरी, मुझे इसके विपरीत छिपे एक गहन संदेश का पता चला। प्रत्येक उदाहरण रहस्यमय चैनल स्विचिंग से लेकर फोटो एल्बम के मार्मिक पन्नों तक एक गहरा महत्व रखता था। एक नाजुक धागा जो मुझे मेरे प्यारे पति सौरभ से जोड़ता था। घटनाओं के अकथनीय संयोजन ने सौरभ की अलौकिक स्थिति की ओर इशारा किया। एक ऐसी कथा बनी जो भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गई थी। कभी कभी अचानक ही टेप रिकॉर्डर पर सौरभ के मनपसंद गाने बजने लगते थे। कभी टेलीविजन चालू हो जाता था और स्क्रीन पर टाइटैनिक फिल्म चलने लगती थी, तो कभी एल्बम के पन्ने अपने आप पलटने लगते थे और कभी कभी मुझे खाने की मेज पर मेरी पसंदीदा डिश से सजी हुई एक प्लेट मिलती थी। एक पाक कला की उत्कृष्ट कृति जिसे बनाने का कौशल केवल सौरभ के पास था। डर या अविश्वास के आगे झुकने के बजाय मैंने इन अलौकिक और रहस्यमय अभिव्यक्तियों को उस स्थायी प्रेम के प्रमाण के रूप में अपनाया जिसने हमें बांधा हुआ था। वे हमारे द्वारा साझा किए गए
जीवन की एक कोमल अनुस्मारक के रूप में कार्य करते थे। खुशी और हंसी के क्षण जो हमारे दिलों पर अमिट रूप से अंकित हो गए थे। अमूर्त होते हुए भी अज्ञात के पर्दे के बीच सांत्वना और जुड़ाव प्रदान करते हुए सौरभ की उपस्थिति हमारे घर में व्याप्त हो गई। अब यह स्पष्ट हो गया था कि सौरभ की आत्मा हमारे साथ हमारे घर में ही रहने लगी थी। मेरे मन के कोनों में मुझे इस विश्वास से सांत्वना मिली कि सौरभ अपने अलौकिक रूप में अभी भी हमें देख रहा था, अपने स्थायी प्रेम और उपस्थिति के संकेत दे रहा था। यह इन रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से था कि मैंने मृत्यु के बाद के जीवन का सार खोजा। एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रेम समय और स्थान से परे ऐसे संबंध बनाता है जो मृत्यु दर के परीक्षणों का सामना करते हैं। प्रत्येक बीतते दिन के साथ वो भय जो एक बार मुझ पर आया फीका पड़ने लगा। उसकी जगह कृतज्ञता स्वीकृति की गहरी भावना ने। भले ही सौरभ का भौतिक रूप अब मेरे साथ नहीं, उसकी आत्मा मेरे साथ जुड़ी हुई थी। एक अदृश्य साथी जो हमारे जीवन की जटिल पहलुओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहा था। इन अलौकिक क्षणों में मुझे सांत्वना मिली। एक अनुस्मारक की प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह जीवित और दिवंगत दोनों के दायरे से पड़े हैं। जैसे मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे घर के भीतर वास्तव में सौरभ की उपस्थिति है, एक आरामदायक कवच ने मुझे दे दिया। लेकिन सांत्वना और जुड़ाव के बीच मेरे मन में एक सताता हुआ संदेह घर कर गया। क्या ऐसा हो सकता था कि मैं इन घटनाओं की केवल कल्पना कर रही थी? और क्या सौरभ की आत्मा की उपस्थिति सिर्फ एक भ्रम था, या फिर मेरी बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति का एक संकेत था? क्या ऐसी संभावना थी कि मेरा दिमाग मेरे साथ चालाकी कर रहा था, एक ऐसी वास्तविकता का आविष्कार कर रहा था जिसका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं था? एक चिकित्सीय स्थिति से ग्रस्त होने का डर मेरे विचारों को सता रहा था, जिससे मुझे सौरभ की अलौकिक उपस्थिति से मिलने नाजुक अभ्यारण्य के बिखरने का खतरा था। फिर भी इस अनिश्चितता के सामने भी मेरे भीतर एक दृढ़ संकल्प में घर कर गया। मैं एक बार फिर से सौरभ के साथ बनाए गए रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। मौखिक बातचीत में शामिल होने या उसके वर्णक्रमीय रूप पर नजर आने असमर्थता ने मुझे उसके अस्तित्व के और अधिक ठोस संकेतों के लिए उत्सुक कर दिया। हालांकि अपने अस्तित्व की गहराई में मैं उनकी उपस्थिति महसूस कर सकती थी। मेरी आत्मा पर एक सौम्य स्पर्श जिसने मुझे उनके अटूट प्यार और सुरक्षा का आश्वासन दिया। हालांकि मेरे दिमाग में संदेह बना हुआ था, फिर भी मैंने चिकित्सा सहायता लेने या हमारे घर की जांच करने के लिए किसी पुजारी को आमंत्रित करने के विचार को जानबूझकर खारिज कर दिया। दूसरी बार सौरभ की उपस्थिति होने की संभावना बहुत कष्टदायक थी। मैं नहीं चाहती थी कि सौरभ की आत्मा हमारे घर को छोड़कर चली जाए। मैंने हमारे द्वारा साझा किए गए असाधारण बंधन के प्रमाण के रूप में रहस्यमय घटनाओं को अपनाने का फैसला किया और संदेह को हमारे द्वारा बनाए गए नाजुक अभ्यारण्य को नष्ट करने से इनकार कर दिया। ऐसी दुनिया में जहां भौतिक और आध्यात्मिक सीमाएं आपस में जुड़ी हुई थी, मैंने इस विश्वास के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि हमारा प्यार पारंपरिक समझ से परे था। ऐसे भी कमजोरी के समय जब मैंने अपनी धारणाओं की वैधता पर सवाल उठाया और सोचा कि क्या मानव मस्तिष्क ऐसे जटिल भ्रम बुन सकता है, फिर भी मैंने अमूर्त को दृढ़ता से थामे रहने का फैसला किया और उस भावना में सांत्वना पाई जो मेरे दिल में घूमती थी। सौरभ की अदृश्य उपस्थिति ने मुझे एक मार्गदर्शक प्रकाश, एक अदृश्य आनंदन प्रदान किया जिसने मेरी आत्मा को मजबूत किया और मेरे संकल्प को प्रोत्साहित किया।
अपने दृढ़ विश्वास की गहराई में मुझे तर्क संगतता को परे धकेलने और अनिर्वचनीय के सामने आत्मसमर्पण करने की ताकत मिली। भले ये मुलाकातें मेरी कल्पना का परिणाम थी या किसी चिकित्सीय स्थिति की अभिव्यक्ति थी, मैं उनके द्वारा प्रदान किए गए अथाह आराम का त्याग करने को तैयार नहीं थी। मैंने सौरभ के साथ जो जुड़ाव महसूस किया, चाहे वह वास्तविक हो या कथित, वो जीवन रेखा बन गई जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, हर दिन को एक नए उद्देश्य और प्यार की भावना से भर दिया। हमारे घर के अभ्यारण्य में मैं वास्तविकता और धारणा के बीच नाजुक रस्सी पर चली, ये जानते हुए कि उन्हें विभाजित करने वाली रेखा ढूंढ दी थी और अनिश्चितता के उस स्थान में मुझे सांत्वना मिली। मैं अस्पष्ट को गले लगाने और अस्तित्व की सीमाओं को चुनौती देने वाले बंधन को संजोने के अपने विकल्प में दृढ़ थी। सौरभ की आत्मा को मैंने अपने घर का एक स्थायी सदस्य मान लिया और आत्मा भी कुछ न कुछ हरकतें करके मुझे उसकी उपस्थिति का आभास करवाती रहती थी। अनंत काल की बूझ, समय से परे प्यार, भाग 8। गतिविधियां। अंधेरे की चादर के नीचे मृणाल को शांति से बिस्तर पर सुलाकर मैं रात की शांति के बीच सांत्वना की तलाश में लिविंग रूम में गई। एक हल्की सी झलक ने मेरा ध्यान खींचा। मेरी नजर डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। जैसे मैं पास आई, रोशनी का स्रोत स्वयं प्रकट हो गया। सौरभ के लैपटॉप से निकलने वाली एक हल्की चमक। इसकी स्क्रीन के सामने स्थित मैं केवल इसके बंद ढक्कन की एक झलक पा सकी, जो इसके रहस्यों को गुप्त रूप से छिपा रहा था। घबराहट और लालसा के मिश्रण से प्रेरित होकर मैं तेजी से मेज के चारों ओर घूमने लगा और खुद को दूसरी तरफ कुछ दूरी पर कर लिया। जैसे ही मैं अपनी आंखों के सामने रखी सामग्री का अनावरण करने की तैयारी कर रही थी, मेरे भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। जैसे स्क्रीन ने अपना मार्मिक संदेश दिया, मेरे चेहरे पर आंसुओं की एक धारा बह जो मेरी सांसों के भारीपन के साथ मिश्रित हो गई। मैं हैरान थी कि कंप्यूटर खुद ब खुद कैसे चालू हो गया था, पर मैंने स्क्रीन पर देखा तो गूगल सर्च से कई परिणाम निकले हुए थे। एक में लिखा था, किसी मृत व्यक्ति की आत्मा से कैसे संपर्क करें। आश्चर्य और अफसोस का मिश्रण मेरे ऊपर हावी हो गया। मैं सोचने लगी कि मैंने पहले कभी इस पर विचार कैसे नहीं किया था। उन सभी दिनों और रातों के लिए मैं इस संभावना से बेखबर थी कि सौरभ की आत्मा मुझ तक पहुंचे, मैं खुद से संपर्क शुरू कर सकती थी। पर मैंने आत्माओं को बुलाने या उनसे बातें करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। ये मेरे लिए स्पष्ट हो गया कि सौरभ ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया था, मेरे उस महत्वपूर्ण कदम को उठाने की लालसा रखते हुए, और अब वह हमारी दुनिया को पाटने के साधनों की दिशा में मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। मुझे और भी यकीन हो गया कि कंप्यूटर पर वो सच सौरभ की आत्मा ने ही की थी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उससे संपर्क करने की कोशिश करूं। जैसे जैसे मैं उत्सुकता से वेबसाइटों द्वारा दिए गए निर्देशों में डूबती गई, मेरा उत्साह तात्कालिकता की भावना के साथ मिल गया। मैं हर विवरण को समझने के लिए उत्सुक था। मुझे डर था कि कहीं मैं एक महत्वपूर्ण कदम चूक न जाऊं। आवश्यक जानकारी लिखने की आशा में मेरी आंखें कलम और कागज की तलाश में कमरे में घूमती रही। तभी मैंने देखा कि सौरभ की निजी डायरी मेज पर रखी, मानो मेरे ध्यान की प्रतीक्षा कर रही। जिज्ञासा बढ़ी, मैंने उत्सुकता से इसके पुराने पन्ने खोले, ध्यान रखा कि भीतर मौजूद यादों को परेशान न करूं। मैं आखिरी लिखे पन्ने की ओर बढ़ी, इस उम्मीद में कि मुझे कोई सुराग या खुद सौरभ द्वारा छोड़ा गया कोई संदेश मिलेगा।
जैसे ही मैंने डायरी का आखिरी लिखा हुआ हिस्सा खोला, मैं यह देखकर हैरान रही कि उसमें ताजा पंक्तियां लिखी हुई थी। वे सौरभ की लिखावट में लिखी हुई थी। सौरभ ने लिखा था, मैंने अपनी पत्नी कविता और मृणाल तक पहुंचने के लिए जो प्रयास किए उनके परिणाम धीरे धीरे आ गए। हालांकि गति इतनी तेज नहीं हो सकती जितनी मैंने उम्मीद की थी। पिछले कुछ हफ्तों में मैं केवल कविता की आवाज सुनने में सक्षम हूं, हवा में दूर तक गूंजती हुई प्रतिध्वनि की तरह। हालांकि आज एक सफलता हुई जब मैंने उसकी उपस्थिति की एक क्षण भंगुर झलक देखी। ये 1 सेकंड से अधिक नहीं चली, फिर भी इसने मेरे संकल्प को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। कविता तक पहुंचना एक कठिन चुनौती साबित हुई है, जिसके लिए धैर्य और अटूट संकल्प की आवश्यकता है। हालांकि मुझे इस बात से सांत्वना मिलती है कि इसके विपरीत मृणाल संपर्क स्थापित करने के मेरे प्रयासों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रहा है। हालांकि उसके साथ प्रगति धीमी रही है, वह मेरी उपस्थिति को स्वीकार करता है और किसी तरह से प्रतिक्रिया देता है। मेरा मानना है कि अगर मैं मृणाल के साथ पूरी बातचीत कर सकूं तो वह मुझे कविता के साथ एक बार फिर से जुड़ने में मार्गदर्शन करेगा। मेरा बेटा भी यकीन कर रहा है कि उसके डैडी किसी तरह उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैं मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में सोफे पर बैठे, मैंने सौरभ की निजी डायरी में दाईं ओर कुछ और पन्ने पलटे तो मेरे हाथ कांपने लगे। वातावरण प्रत्याशा और घबराहट के मिश्रण से भरा। प्रत्येक प्रश्न अज्ञात की ओर गहरा एक कदम जैसा महसूस हुआ। उस क्षेत्र में जहां जीवित और दिवंगत के बीच की रेखाएं धुंधली हो, कमरे में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल खिड़कियों से लगातार हो रही बारिश की आवाज से टूट रहा था। मेरे अस्तित्व का रोम रोम तनावग्रस्त था। हाल ही में मेरे सामने घटित हुई अकथनीय घटनाओं से यह और भी बढ़ गया था। मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकती कि एक उपस्थिति, एक वर्णक्रमीय इकाई मेरे साथ कमरे में मौजूद थी। डायरी के हर पन्ने पलटने के साथ मेरे भीतर प्रत्याशा की भावना बढ़ती थी। क्या मुझे उत्तर मिलेंगे? क्या मुझे सौरभ का कोई संदेश मिलेगा? उस पल का बोझ मुझ पर पड़ा और मेरी सांसें उछली और तेज हो गई। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, जो उस आंतरिक उथल पुथल की बाहरी अभिव्यक्ति थी जिसने मुझे जकड़ लिया था। जैसे ही मैं अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी, मेरे दिमाग में विचार और भावनाएं दौड़ने लगी। भय और जिज्ञासा ने मेरे भीतर एक मूक युद्ध छेड़ दिया, जबकि आशा अंधेरे में एक नाजुक लौ की तरह टिमटिमा रही थी। अपने दिल में मैं एक संपर्क के लिए तरस रही, एक ऐसा संकेत जो स्थानों के बीच की दूरी को पाट देगा और मेरी बेचैन आत्मा को सांत्वना देगा। एक गहरी सांस के साथ मैंने खुद को स्थिर किया और पन्ने पलटना जारी रखा। उस डर को परे धकेल दिया जो मुझ पर हावी होने की धमकी दे रहा था। उन पन्नों पर उतरे गए शब्दों में उन रहस्यों को उजागर करने की क्षमता थी जो मुझे परेशान कर रहे थे, जिससे मुझे वह मार्गदर्शन मिल सके जिसकी मैं बहुत उत्सुकता से तलाश कर रही थी। ये प्रत्याशा और घबराहट के बीच एक नाजुक नृत्य था, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न मेरे साथ जुड़े जीवन के टुकड़ों को प्रकट करता था। कमरा भारी सन्नाटे में डूबा रहा, केवल बाहर हो रही बारिश की आवाज से रुका हुआ। मैं क्षण की नाजुकता, सांसारिक और अलौकिक के बीच के नाजुक संतुलन से भली भांति परिचित थी। डायरी के हर पन्ने को पलटने के साथ मैं अज्ञात के दायरे में गहराई से उतरती थी। इस बात से पूरी तरह वाकिफ थी कि मुझे जीवन के दायरे से परे किसी चीज का सामना करना पड़ सकता है। डायरी में एक जगह लिखा था, मैं आज अस्पताल से घर लौटा हूं। दुर्घटना से मेरा शरीर छत विछत और टूटा हुआ है। मेरे दिल में जो पीड़ा है उसकी तुलना में शारीरिक दर्द महत्वहीन लगता है। रात दर रात मैं भयावह दुस्वप्नों, कविता और मृणाल के बेजान शरीरों, इस दुनिया से छीनी गई उनकी मासूम आत्माओं की ज्वलंत छवियों से परेशान हो रहा। अपराध बोध का बोझ मुझ पर एक भारी कफन की तरह बैठ जाता है, क्योंकि हम पर आई त्रासदी के लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। ये दुर्घटना मेरे दिमाग में बार बार घूमती रहती है।
उस मनहूस पल की लगातार याद दिलाती है जब मैंने लाल कार के साथ लापरवाह दौड़ में शामिल होने का फैसला किया था। यदि मैंने सावधानी बरती होती, यदि मैंने चेतावनी पर ध्यान दिया होता, तो शायद हमारा जीवन अभी भी बरकरार होता, हमारा प्यार अटूट होता। मैंने अपनी प्यारी पत्नी कविता और अपने प्यारे बेटे मृणाल को नहीं खोया होता। जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर बहुत ज्यादा है और मैं खुद को पश्चाताप के असहनीय बोझ से जूझता हुआ पाता हूं। मेरी निराशा की गहराई में मेरे मन में अपना जीवन समाप्त करने के विचार आने लगे। दर्द असहनीय लगता है, अपराध बोध इतना भारी लगता है कि उसे सहन नहीं किया जा सकता। फिर भी अंधेरे के बीच आशा की एक धुंधली किरण उभरती है। मृणाल की कोमल और मासूम आवाज जो मुझे डैड कहकर पुकार रही है, शून्यता में गूंजती है। यह एक नाजुक जीवन रेखा है, उस प्यार की याद दिलाती है जो त्रासदी के बावजूद भी हमें बांधे रखता है। तर्क सम्यकता फुसफुसाती है कि यह एक हताश मती भ्रम, सांत्वना तलाशने वाले मन की एक चाल से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा दिल ऐसी धारणाओं को स्वीकार करने से इनकार करता है। मेरे भीतर एक अटल विश्वास जड़ पकड़ लेता है। ये विश्वास की कविता वही है, कहीं ना कहीं मिलने का इंतजार कर रही है। हो सकता है उसने अभी तक मुझे नहीं बुलाया हो, लेकिन मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। आशा की एक किरण जो अंधेरे में मेरा मार्गदर्शन कर रही है। ये विश्वास की झिलमिलाहट है, हमारे प्यार में यह अटूट विश्वास है जो मुझे मुक्ति की यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर करता है। दर्द और घावों के बावजूद मैं कविता को खोजने, हमारी टूटी हुई आत्माओं को फिर से जोड़ने और एक बार फिर एक दूसरे के आलिंगन में सांत्वना पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। ये एक कठिन काम है, अनिश्चितता से भरा है, लेकिन जो प्यार हमें बांधता है वह जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। मैं उस अहंकार का आगे नहीं रुकूंगा जो मुझे खत्म कर देने की धमकी देता है। इसके बजाय मैं अपनी शारीरिक और भावनात्मक ताकत इकट्ठा करूंगा और कविता को खोजने निकलूंगा ताकि हमारे टूटे हुए जीवन में रोशनी वापस आ सके। अनंत काल की गूंज, समय से परे का एक प्यार। भाग 9, अंतिम भाग। उसने जारी रखा। डायरी में आगे लिखा था, जैसे ही मैं चट्टान के किनारे पर खड़ा हुआ, नीचे मंथन कर रहे समुद्र को देख रहा था। बारिश लगातार हो रही थी। कविता को खोजने की मेरी यात्रा कठिन थी, अनगिनत परीक्षणों और निराशा के क्षणों से भरी थी। फिर भी मेरा निश्चय कभी नहीं डगमगाया। हर कदम मुझे सच्चाई के करीब ले आया था, उस रहस्य को जानने के करीब जो हमारे जीवन में छाया हुआ था। इसी तूफानी रात में आखिरकार सब कुछ सामने आ गया। मुझे एक रहस्यमय संदेश मिला था, एक संदेश जिसमें उत्तर और मुक्ति का मौका देने का वादा किया गया था। संदेश भेजने वाला गुमनाम रहा, लेकिन शब्दों ने मेरे भीतर कुछ हलचल मचा दी। घबराहट के साथ आशा की थी। जैसे जैसे मैं इंतजार कर रहा था, मेरे दिमाग में यादों के टुकड़े, तस्वीरें और वे संकेत फिर से उभरने लगे जो मुझे यहाँ तक ले आए थे। मृणाल की मुझे डैड कहने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। प्यार की एक किरण जिसने मुझे सबसे अंधेरे क्षणों में मार्गदर्शन किया। उनकी उपस्थिति ने मुझे डर रहे अज्ञात पर विश्वास करने की शक्ति दी। झुंड से एक आकृति हुई, धीरे धीरे झिझकते कदमों से मेरी ओर आ रही थी। वो एक महिला थी। उसका चेहरा घूंघट से छिपा हुआ था। उसके छाया चित्र की परिचितता ने मेरी रीढ़ में सीलन पैदा कर दी। क्या ये कविता हो सकती थी? मेरा दिल प्रत्याशा से दौड़ गया। उसे एक बार फिर से देखने की लालसा थी। जैसे ही वो करीब आई, मैंने उसकी आंखों को देखा। दुख और खुशी के मिश्रण से भरी ये कविता थी, लेकिन वो एक तरह से अलग, अलौकिक दिखाई देती थी, जो समझ को चुनौती देती थी। उसने कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर मुझे करीब आने का इशारा किया। मैं झिझक रहा था, अनिश्चित था कि मुझे क्या इंतजार था। कांपते कदमों से मैंने हमारे बीच की दूरियां मिटा दी। जैसे ही हमारे हाथों ने स्पर्श किया,
मेरी रगों में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ गया। मेरी आंखों के सामने तस्वीरें घूम गई। हमारे साथ बिताए जीवन की यादें, दुर्घटना और उसके बाद का दर्द। लेकिन और भी कुछ था, कुछ ऐसा जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कविता की आवाज नरम लेकिन दृढ़, हवा में गूंज उठी। कुछ ऐसा है जो तुम्हें अवश्य जानना चाहिए, उसने कहा। उसकी निगाहें मेरी आत्मा में चुभ रही थी। मैं सिर्फ कविता नहीं, मैं कोई और नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। भ्रम की स्थिति मुझ पर हावी हो गई, जिससे मेरी इंद्रियों पर ग्रहण लगने का खतरा था। संभवतः क्या मतलब हो सकता था। और फिर एक पल में रहस्योद्घाटन ने मुझ पर बिजली की तरह झटका दिया। आप सौरभ, कविता ने हकलाते हुए कहा। उसने जो कहा उसकी गंभीरता को समझने में संघर्ष कर रहा था। कविता ने सिर हिलाया, उसकी आंखों से आंसू बहे। हाँ मेरे प्यार, मैं तुम्हारा जीवन साथी सौरभ। भाग्य ने हमें एक टूर मोड़ दिया, हमारी आत्माओं को दो शरीरों में अलग कर दिया। लेकिन हमारा प्यार इतना मजबूत था कि केवल नश्वर सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। इस एहसास ने मुझ पर ऐसा जोर डाला कि मेरी सांसें थम गई। हमारी आत्माएं बेवजह आपस में गुथी हुई लिंग और अस्तित्व की सीमाओं को पार कर गई थी। हमने दो जिंदगियां, दो कहानियां जी, एक अटूट संबंध से बने हुए। और मृणाल, मैं बोलने में सक्षम था। मेरी आवाज तीव्र अनुभूति से कांप रही थी। कविता अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराई। मृणाल हमारे प्यार को व्यक्त करता है, हमारे बंधन की मूर्ति, अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वो हम दोनों की आत्माओं को अपने भीतर रखता है, जो हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले अटूट बंधन का एक प्रमाण है। जैसे ही मैंने सत्य को आत्मसात किया, विस्मय, आश्चर्य और स्वीकृति का मिश्रण मुझ पर हावी हो गया। पहली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए और मेरी आत्मा पर शांति की गहरी भावना बस गई। हमारे प्यार के समय और इस स्थान को पार करते हुए जीवन और मृत्यु की सीमाओं को तोड़ दिया था। हाथ में हाथ डाले कविता और मैं चट्टान के किनारे पर खड़े थे, हमारे शाश्वत संबंध को गले लगाते हुए। बारिश खत्म हो गई और हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई, मानो प्रकृति ने स्वयं हमारे प्यार की गहराई को स्वीकार कर लिया। हम जानते थे कि हमारी यात्रा समाप्त हो गई थी और हमने अंततः एक दूसरे को परे के दायरे में पा लिया था। एक दूसरे की आंखों में अंतिम दृष्टि डालकर हमने भौतिक संसार को पार करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। प्रेम और अनंत काल के नृत्य में गूंजते हुए हमारी आत्माएं ऊंची उड़ान भरने लगी। एक साथ हम एक हो गए, एक शानदार रोशनी में विलीन हो गए, जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। उस शाश्वत आलिंगन में मुझे अत्यधिक आनंद की अनुभूति महसूस हुई। मेरे कंधों से अपराध बोध और दुख का बोझ उतर गया। उसकी जगह पूर्णता और शांति की भावना ने ले ली। जन्मों जन्मों तक चले प्यार को अपनी अंतिम मंजिल मिल गई थी। जैसे ही रोशनी ने हमें घेर लिया, मैंने मृणाल की एक झलक देखी। उसकी मासूम आंखों में वह उज्जवल प्रेम झलक रहा था जिसने हम सभी को एक साथ बांध रखा। वो मुस्कुराया, एक मुस्कुराहट जिसमें कविता और मेरे दोनों का साथ था। एक मुस्कुराहट जिसने मुझे उस शाश्वत संबंध के बारे में आश्वस्त किया जो हम साझा करेंगे। और जैसे ही प्रकाश ने हमें अध्यात्म में ले गया, मुझे पता था कि समय और स्थान की बाधाओं को पार करते हुए हमारी प्रेम कहानी सामने आती रही। हमारी आत्माएं प्रेम के ताने बाने में गुथी हुई हमेशा चमकती रही। उन लोगों का मार्गदर्शन करेंगे जो सच्चे और स्थायी प्रेम की शक्ति में विश्वास करने का साहस करते हैं। जिस दुनिया को हम पीछे छोड़ रहे हैं, वो हमें त्रासदी के पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि उन प्राणियों के रूप में याद करेगी जिनका प्यार जीवन की सीमाओं से परे है। हमारी कहानी दूसरों को उन बंधनों को समझने और पोषित करने के लिए प्रेरित करेगी जो हम सभी को जोड़ते हैं। उन्हें याद दिलाएंगे कि प्यार एक शाश्वत शक्ति है जो सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकती है। अंत में हमारी यात्रा में एक ऐसी जगह ले गए जहां दुनिया के बीच का पर्दा हट गया, जहां हमारी आपस में जुड़ी आत्माओं की सच्चाई सामने है।
और जैसे ही हम अज्ञात की चमक में लुप्त हो गए, हम अपने पीछे प्रेम की विरासत, मानव हृदय की अनंत शक्ति का एक प्रमाण छोड़ गए। मैंने सौरभ की डायरी बंद की और फिर अपने चारों तरफ देखा। न तो कोई घर था, ना ही सौरभ की आत्मा, और ना ही हमारा बेटा मृणाल। तभी मुझे आभास हुआ कि उस दिन एक्सीडेंट में सिर्फ सौरभ नहीं, मेरी भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन तब से मैं सौरभ और मेरे बेटे मृणाल से मिलने आती रही। हमारे बेटे के साथ अब सौरभ के बड़े भाई और उसकी भाभी हमारे ही घर में रह रहे थे। अचानक सब कुछ शून्य हो गया और मुझे लगा कि मैं ऊपर उठ रही थी। कुछ ही देर में मैं एक सुंदर दुनिया में थी, जहाँ सौरभ बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जान गई थी कि अब मेरी और सौरभ की आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी और हम दोनों ही जिंदा लोगों की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ा है। हमें बस यही सबसे बड़ा संतोष था कि सौरभ के भाई और भाभी हमारे बेटे को पाल पोसकर बहुत अच्छे से बड़ा कर रहे थे। अब तक मैं यही समझती आई थी कि सौरभ मर चुका था और मैं और मेरा बेटा जिंदा थे, लेकिन वो सिर्फ भ्रम था, क्योंकि उस रात को लाल कार से आगे बढ़ने की लालसा में, उस दुर्घटना में मैं और सौरभ इस दुनिया को छोड़ गए थे। अब हमारा प्रेम अनंत गूंज की तरह अंतरिक्ष में फैला हुआ है, जहां न जीवन है और न ही मृत्यु।